तो भी बहुत सारी चीजें आगे आएंगी, बहुत सारे ड्रग आएंगे, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, एंटी मेटाबोलाइज ड्रग, ठीक है, ईजीएफ फैक्टर इनहिबिटर ड्रग, अभी बताता हूं क्या क्या है सब। ठीक है, इसका मतलब आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि इसमें है क्या क्या चीज, प्यूरिन और पिरामिडिन, और दोनों कंपोनेंट किसके हैं, प्रोटीन के। आया बेटा, ठीक है, तो ये याद रखना कि इसमें कंपोनेंट, क्योंकि इसी से संबंधित चीजें आगे आएंगी। आया, कोई डाउट नहीं नॉर्मली चीजें में। ठीक है, कुछ डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से बिल्कुल हमें और ज्यादा, और आज वैसे और खुशी की बात है, कैंसर डे भी है और हम एंटी कैंसर ड्रग भी पढ़ रहे हैं ठीक है, तो याद रखने की चीज, अच्छी बात है ये। आ गया, ठीक है, ओके। देखो, कैंसर के संदर्भ में कहा जाता कि, सुनिएगा ध्यान से, कैंसर के संदर्भ में हमें उससे पहले, देखने से पहले एक चीज देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद में आगे देखेंगे। एक मिनट के लिए, ये देखिए आप, ठीक है, जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो देखिए आप। नॉर्मली एडिनिन है बेटा, देन थायमिन है बेटा जी, ठीक है, देन ग्वानिन है, और देन साइटोसिन है, और यही पूरा मिलकर आपका डीएनए बना रहा है। इसका मतलब यदि इसमें अबनॉर्मलिटी आती है भविष्य में बेटा, तो स्वाभाविक सी बात है कि सर हमारा जो सेल डिवीजन है वो अबनॉर्मल होता है, और जैसे ही सेल डिवीजन हमारा अबनॉर्मल होता है तो स्वाभाविक सी बात है कैंसर होने की समस्या बढ़ती है। आ गया, यदि पूरा हम डीएनए का मॉडल आपके सामने रखें तो मॉडल के अंदर भी खोल के देखोगे तो कुछ भी नहीं, ये चार चीजों के अलावा कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये चार चीजें मिलकर ये डीएनए को फॉर्मेशन कर रही है, और डीएनए क्या कर रहा है, सेल डिवीजन को मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब भविष्य में सेल डिवीजन अबनॉर्मल होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, डीएनए। बहुत बढ़िया, ठीक है, अब जिम्मेदार कैसे, वो आगे की बात अभी करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जिम्मेदार चीजें हैं तो हमें डीएनए को कंट्रोल करना है भाई, तो इन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा, इन सब की ड्रग आगे आएंगी। जैसे कल मैंने एंटीबायोटिक में सेल वॉल से संबंधित बात बताई, ठीक है, एंटीबायोटिक में एक जबरदस्त बात पढ़ाई मैंने, प्रोटीन से लेकर, ठीक है, प्रोटीन के बाद में भी मैंने एक सबसे, न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर, ठीक है, तीन चीजों को रोक दो अपने आप मर जाएगा। इसका मतलब कैंसर अबनॉर्मल हो गया, सॉरी सेल डिवीजन अबनॉर्मल हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है इन तीन चार पांच चीजों पर एक्शन कर दो साला, तो ये अबनॉर्मल हो रहा है वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। आया, ठीक है, तो कुछ ड्रग ऐसी दे दो जो एंटी मेटाबोलाइज है, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म को रोक देंगी। कुछ ड्रग ऐसे दे दो जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, जो प्यूरिन को रोक देगी, और जब प्यूरिन को रोक देगी तो धीरे धीरे जो डीएनए है उसका जो साइकिल है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। कोई डाउट नहीं नॉर्मली, ठीक है। पहली चीज तो दो बात याद रखनी है आपको, ठीक है, कि डीएनए का काम क्या है सेल के अंदर, हेल्प द सेल डिवीजन, ठीक है। फिर दूसरी बात याद रखनी कि कैंसर है क्या चीज, सेल डिवीजन का अबनॉर्मल और अनकंट्रोल होना, ये कैंसर है। सेल डिवीजन का अबनॉर्मल होना और अनकंट्रोल होना, ये कैंसर है। दो बात ये याद रखनी, उसके बाद में याद रखनी कि डीएनए के अंदर है क्या क्या चीज, बस नॉर्मली बात याद रखो ताकि ड्रग से रिलेटेड अभी आपको कोई डाउट आएगा नहीं, ठीक है। फिर स्पेशल ड्रग पर मैं स्पेशल एक्शन बताकर और आगे पढ़ा, अभी तो बेस पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ भी कंसेप्ट नहीं चल रही सुबह सुबह, ठीक है, अभी बेस चल रहा है, मतलब सुपरफिशियली कल बैक्टीरिया की तरह भी बेस चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है। जैसे ही फिर मैं कैंसर की ड्रगों का सारा लूंगा तो आपको कोई डाउट आएगा नहीं। आया बेटा, यस या नो, यस, ओके। इधर देखो अब ध्यान से, इधर देखो बेटा सर एक चीज है जो ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट लेके जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सुनिएगा, बहुत बढ़िया, अब सुनिएगा ध्यान से, यहां हमें बहुत सारी चीजें क्लियरिटी लानी है। देखो, कई स्टेजों में ये G1 से रेफर किया गया, कई स्टेजों में ये M1 से रेफर किया गया, घबराना नहीं है। तो G1 हो चाहे S फेज हो चाहे G2 फेज हो, दोनों तीनों चीजों को याद रखना है बस खाली नॉर्मल, अभी मैं समझा रहा हूं, पहले इधर देखो तुम, G1 S और G2, ठीक है। अच्छा, G1 क्या है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है सर, ठीक है, कौन, G1, ठीक है। अच्छा, S फेज डीएनए के सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, कौन, S फेज। अच्छा, G2 फेज ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, ग्रोथ के लिए और माइटोसिस को प्रिपरेशन करने के लिए कौन चीज जिम्मेदार है बेटा, G2 फेज जिम्मेदार है। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये वर्ड तुम्हें आ गया ना तो कैंसर की ड्रग तो अपने आप ही आ जाएंगी, अपने आप खुद कह जाएंगे कि मुझे उठा लो, ठीक है। सुनिए फिर से दोबारा देखिएगा इसी मॉडल को, G1 S और G2, ठीक है बेटा। G1 में सिर्फ ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, कौन, G1। आपको पूछे कि ऐसी सेल डिवीजन की, ऐसे फेज पढ़ा रहा हूं बेटा, सिर्फ नो माइटोसिस और नो मियोसिस, मियोसिस माइटोसिस नहीं पढ़ा, सिर्फ सेल का फेज पढ़ा रहा हूं, सेल साइकिल का फेज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना है G1 फेज में सिर्फ ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, एस फेज सिर्फ डीएनए के सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, और G2 है वो ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, सेल माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो रही है। अब सुनना ध्यान से, जो कैंसर होता है
उसमें Z2 जो साइकिल है वो पूरी तरीके से अबनॉर्मल हो जाता है। याद रखना, पूरी तरीके से, अर्थात कैंसर सेल में ये 90% अबनॉर्मल हो जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, माइटोसिस का मतलब क्या है? समान कोशिका विभाजन होना, ठीक है। समान कोशिका का मतलब सीधी सी बात है 2 से 4 होना, यही तो है समान कोशिका। इसका मतलब ये अबनॉर्मल हो गया तो माइटोसिस पूरा अबनॉर्मल हो जाएगा, इसलिए सेल के नंबर बढ़ते जाएंगे, इसलिए कैंसर की प्रारंभिक स्टेज आ जाएगी हाइपरप्लेजिया, क्योंकि अबनॉर्मल माइटोसिस। इसलिए कैंसर में सबसे ज्यादा जो अबनॉर्मलिटी चीज हो रही है वो हो रहा माइटोसिस, अर्थात G2 फेज। या तो माइटोसिस कह दो या G2 फेज कह दो, या G2 फेज के अंदर माइटोसिस को क्लियर कर लो, कुछ भी क्लियर कर लो, जो तुम्हारा मन कहता है वो क्लियर कर लो, ठीक है। घुमा फिरा के बात वहीं आएगी, और तभी एक्चुअली हाइपरप्लेजिया और हाइपर जो आप पढ़ोगे आगे आप ओंकोलॉजी में, तभी वो एक्चुअली समझ आएगी। बाकी तो मीनिंग याद कर सकते हैं उसकी फिर, ठीक है, कि इसका नंबर कैसे बढ़ रहा है, तो उसकी जो पीछे की पैथोफिजियोलॉजी है वो यहां से है। अर्थात जो कैंसर के अंदर जो अबनॉर्मलिटी हो रही है वो G2 फेज हो रही है, सॉरी बेटा। और G2 फेज के अंदर क्या हो रहा है? माइटोसिस के लिए जिम्मेदार, और माइटोसिस के अंदर क्या है? समान कोशिका विभाजन हो रहा है, ठीक है। दिस इज द माइटोसिस। इसका मतलब G2 फेज अबनॉर्मल होती है तो माइटोसिस भी अबनॉर्मल होगा। अबनॉर्मल माइटोसिस सेल के नंबर बढ़ा देगा, और जैसे ही सेल के नंबर बढ़ेंगे, दिस इज द हाइपरप्लेजिया। आया क्लियर है? नॉर्मली बात अभी भी आप और मेरे बीच में चल रही है, अभी भी कोई विशेष बात मैंने आपको ओपन नहीं किया अभी तक। नॉर्मली आप एक बार हेडिंग डालिए, उसके बाद में, क्योंकि लोग बार बार आ रहे हैं तो इसलिए मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूं। एक बार नॉर्मली हेडिंग डालिए, हेडिंग डालना बेटा जी। सब नहीं, कीमोथेरेपी को छोड़िए, सबसे पहले हेडिंग डालना सेल, सेल को, बिल्कुल। उसके बाद में कीमोथेरेपी पर एक्शन करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए अप्लाइंग कीमोथेरेपी, वैसी कोई बात नहीं, लेकिन कीमोथेरेपी में भी कुछ लिखना नहीं है, आगे मैं लिखा दूंगा आपको। हेडिंग तो कीमोथेरेपी चलेगी, लेकिन पहले बेसिक चलेगा। आ गया बेटा? ठीक है, तो नीचे लिखिए सेल के अंदर, सेल का डायग्राम बनाइए हल्का सा, और सिर्फ डीएनए दर्शाना और कुछ नहीं। बाकी आपको बार बार मैं बता चुका हूं, ये सेल मेम्ब्रेन और ये क्या है, सिर्फ डीएनए को दर्शाना, ठीक है, डीएनए को। और नीचे लिखना इसका फंक्शन है हेल्प द सेल डिवीजन। हेल्प द सेल डिवीजन, बहुत बढ़िया। नीचे लिखना बेटा, इसमें लिखना बेटा नोट लगा के, अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। नोट लगा के नीचे लिखना अबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, अबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। बहुत बढ़िया, आ गया? ठीक है, बेसिक सी बात को उठाओ, आ गया? अरे यहां छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ड्रग तभी समझ आएगी। आया? यस। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सर जैसे ही आपने अबनॉर्मल कहा, आपने अनकंट्रोल कहा, तो एक बात दिमाग में जरूर आती है, सुनना ध्यान से। ये 2 सेल है, ठीक है, ये भी सेल का डायग्राम है और ये भी सेल का डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, अबनॉर्मल सेल डिवीजन यहां भी हो रहा है और अबनॉर्मल सेल डिवीजन यहां भी है। लिखना मत, आप इधर देखो, ठीक है, बहुत काम की बात बता रहा हूं। अबनॉर्मल सेल डिवीजन यहां भी है, लेकिन इसके एक पीछे वजह है कि अबनॉर्मल सेल डिवीजन के साथ ये जो सेल है वो कैप्सुलेटेड है। जब तक केले के छिलके को हटाओगे नहीं, केला बाहर निकल कर गिरेगा नहीं, क्योंकि वो कैप्सुलेटेड है। और जैसे उस पर आवरण हटाइए, केला नीचे गिर जाएगा। और जब तक कोशिका कैप्सुलेटेड है, जब तक वो मेटास्टेसिस नहीं है। दोनों अबनॉर्मल सेल डिवीजन है, बट एक कैप्सुलेटेड था, बट एक मुंह उसका निकाल दिया, और मुंह बाहर आने पर यहां से जो कंपाउंड, तब तो कहना है कि तालाब में एक मछली गंदी है तो पूरा तालाब ही गंदा है, इसलिए ये अनकैप्सुलेटेड हो गया। अनकैप्सुलेटेड होकर ये किसी दूसरे सेल के संपर्क में आएगा और उसके भी डीएनए को अबनॉर्मल कर देगा, और जैसे उसका डीएनए अबनॉर्मल हो जाएगा तो उसमें भी कैंसर पनप जाएगा। इसलिए कैंसर की जो नेचर है, कैंसर का प्रकृति है,
वो केकड़े के समान बताया गया है, जड़ ढालेगा। तुम कितनी कोशिश करो उखाड़ने की, उखड़ नहीं पाएगा। इसलिए एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें कैंसर का, बहुत शानदार। आओ बैठो, लेट कैसे आ रहे हो? देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात आपको बता दूं। मान लीजिए स्कूल में कल कार्यक्रम है 15 अगस्त का, एग्जाम्पल ले लेते। अब मान लीजिए 15 अगस्त का स्कूल में कार्यक्रम है और आप सब कार्यक्रम देखने के लिए जा रहे हैं, उसी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। अब पता चला कि भाई जम्मू का जो डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, उसका जिला कलेक्टर ही आपका वहां का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य अतिथि आ रहा है। अब बड़े जो लोग हैं वो दो ही चीज देखते हैं, क्लास में अनुशासन है या नहीं, और बच्चे पूरी ड्रेस में है, क्योंकि उनको 5-10 मिनट टाइम मिलता है, इससे ज्यादा उनको टाइम मिलता है। अब अचानक से यही बात प्रिंसिपल को पता चली कि कल तो जो मुख्य अतिथि वो जिला कलेक्टर है। प्रिंसिपल क्लास में गया अचानक से बच्चों की और पूछा कि भाई कितने बच्चों के पास ड्रेस नहीं है, तो अचानक से 50 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। प्रिंसिपल के हाथ पांव फूल गए कि जिला कलेक्टर और 50 बच्चों के पास ड्रेस ही नहीं। अब क्या करेगा प्रिंसिपल? ड्रेस दिलाएगा? लेके गया उनको मार्केट में 50 बच्चों को, कपड़ा दिलाया और टेलर के पास लेके गया, और आसपास एक ही टेलर है 50 किलोमीटर के दायरे, बाकी कोई टेलर है नहीं। तो टेलर को बोला कि ये ड्रेस कल ही देनी है, 9 बजे कार्यक्रम और 7 बजे ड्रेस चाहिए। टेलर ने लेने से पहले ही मना कर दिया, क्योंकि कहा भाई मैं 50 ड्रेस एक दिन में नहीं सी सकता, 10 सी सकता। अब प्रिंसिपल भी लालची था, टेलर भी लालची था। प्रिंसिपल ने बोला कि एक ड्रेस पर 100 रुपए ले लेना। अब टेलर भी सोच लिया भाई 100 रुपए ज्यादा देना तो ठीक है, ले लेते हैं। बट कैपेसिटी उसकी क्या है, 10 की थी। 50 ड्रेस की हां कर लिया लालच की वजह से। दूसरे दिन प्रिंसिपल ड्रेस लेने के लिए गया तो पता चला कि आधे पैंट पर तो ना चैन थी और आधे शर्टों पर ना नमज थी ना कबज थी। उसकी वजह क्या है? जल्दीबाजी में किया हुआ काम टेलर की क्वालिटी को घटा गया। इसलिए जैसे जैसे कैंसर पुराना होता जाएगा, क्वालिटी को छोड़ता जाएगा, पहचान होना मुश्किल है। इसलिए लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में सारी सेल अनडिफिशिएंट हो जाएंगी। उस टेलर की तरह ही है कैंसर, कि जैसे जैसे काम की स्पीड बढ़ाएगा क्वालिटी को खोएगा, और यही कैंसर है कि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पहचान खोता जाएगा। इसलिए कैंसर का इलाज सिर्फ 1 या 2 स्टेज तक संभव है। यदि उसकी 4th स्टेज में इलाज करना चाहोगे तो कतई संभव नहीं है, क्योंकि वो पहचान खो चुका है। और पहचान खोने का मतलब है कि खुद ऑन्कोलॉजिस्ट को भी ये बात का पता नहीं चल रहा कि कैंसर तो है इसको, लेकिन फैला कहां तक है। इसलिए वो कभी जीआईटी में निकालता रहेगा, कभी स्प्लीन में निकाल रहा है, कभी, लेकिन वो थक जाएगा सर्जरी कर करके, बोला भाई साहब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये क्या है, ये केकड़ा है। और इसलिए मान लीजिए कि एक जगह आपने स्टोमक पर हटा दिया तो ये तो कैप्सुलेटेड था, फैल गया पैंक्रियाज में। अब 2 महीने पहले स्टोमक हटा रहे हो और 2 महीने के बाद पैंक्रियाज हटाना पड़ेगा, और पैंक्रियाज से भी सर्कुलेशन होकर और नीचे चला गया ड्यूडेनम। अब कहां कहां को हटाओगे? इसलिए लास्ट स्टेज में इसका छेड़ना वैसे ही है जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना, वो बस में नहीं आएगी और ये भी बस में नहीं आएगा। इसलिए लास्ट स्टेज में सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेशन, सिर्फ पैलेटिव केयर दे सकती है। और बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी कि लास्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। अब स्टेजों को मैं छेड़ूंगा तो फिर ये कीमो अपनी रह जाएगी, क्योंकि हम नॉलेज को लेते लेते कि उसमें चले जाएंगे उनको में। तो इसका मतलब मैंने हल्का फुल्का सा आपको जड़ देने की कोशिश की कि वहां से ये चीजें वापस उठ कर आएगी अपने सामने। आया बेटा? यस या नो? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, इसी प्रकार हाँ तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं इस पूरे मामले में ये कहना चाह रहा था, ठीक है, कि जो सेल है वो दोनों अबनॉर्मल है, लेकिन एक कैप्सुलेटेड है एक अनकैप्सुलेटेड है। जो कैप्सुलेटेड था वो बिनाइन है, और जो अनकैप्सुलेटेड है वही आपका क्या है बेटा? मेटास्टेसिस है। बहुत बढ़िया, या कार्सिनोमा है, कोई डाउट ही नहीं। अब 2 चीजें तुम्हें क्लियर करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारे बॉडी के एपिथेलियम है और ये हमारे बॉडी के कनेक्टिव है, एग्जांपल के तौर पर तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है। यहां कैंसर हो रहा है तो कार्सिनोमा है, और कनेक्टिव में हो रहा है तो सार्कोमा, बट है वो मेटास्टेसिस।
और बॉडी किससे मिलकर बनी है? 90% या तो एपिथेलियम या कनेक्टिव। और कहा जाता कि किसान की एक पुली में आग लगा दीजिए, धीरे धीरे पूरे खेत में आग लग जाएगी। और इसी प्रकार कैंसर है कि एपिथेलियम टिश्यू के एक पूंछड़ी में आग लगा दीजिए, धीरे धीरे आपको पूरे एपिथेलियम को खत्म कर देगी। और यहीं से कैंसर की शुरुआती स्टेज शुरू हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि सर आपको पूरा जो बना रहा है, जो डीएनए है, उसको अब नॉर्मल कर दीजिए। कैसे? आइए अब इसको देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए डीएनए। अब डीएनए की ऐसी कंपोनेंट है कि अक्सर वो किसी से छिड़ता नहीं है। और मैंने क्या कहा, बॉडी ने एक चीज रखी है, तभी तो होने का श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है कि मौत तुम्हारे अंदर बैठी है, किसी को मौत देने की आवश्यकता नहीं है, अंदर बैठी है। अचानक से जब भी बॉडी अब होगी, अपने आप बेखूबी मौत चल के आ जाएगी, उसको रोकने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि कहा है कि जैसे खाएगा आदमी, ठीक है, तो क्या है, जीआई के एपिथेलियम टिश्यू से होकर गुजरेगी। और क्या है, वही चीज उसके सेल तक, ब्लड तक जाएगी, और ब्लड से उसके सेल तक जाएगा। इसलिए कहा है कि कीमोथेरेपी का कोई एजेंट दोगे तुम आईवी, तो ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाकर, क्योंकि वो सेल में जाएगा, और हम जिसका ट्रीटमेंट कर रहे वो इस साला पता चला कि कैंसर कर दिया, ल्यूकेमिया कर देगा। क्योंकि जो कीमोथेरेपी का जो एजेंट है जो तुम दोगी, वो रेड बोन मेरो में जाकर उसको माइलेट सेल को सप्रेस कर देगा और अबनॉर्मल कर देगा। इसलिए पता चलेगा ल्यूकेमिया की जब इटियोलॉजी पढ़ोगी, तब लिखोगी वहां रेडिएशन और कीमो दोनों मिलकर ल्यूकेमिया कर देगी। और ये बड़ी अजीब विडंबना है कि जिसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो साला कुछ और कर रहा है। इसलिए इंडिया में इलाज संभव नहीं। इंडिया में सिर्फ रिवर्सिबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बाकी उसके कॉम्प्लिकेशन को नहीं रोक सकते। इसलिए बड़े नेताओं को कुछ भी हो रहा है, विदेश में जा रहा है। नेता को इस बात का पता है कि हिंदुस्तान का ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं तो एक बताओ, यहां का नेता विदेश क्यों जा रहा है? तो दिमाग में सोचने वाली बात है। इसलिए हम मिडिल क्लास रहेंगे, और वो हमें धोखा, उसको तो अंगुली भी कटी है तो भी विदेश जा रहा है। अरे ये तो गलती से अंगूठी कटी है, कुछ और कर जाता तो ठीक है, तो भी खबर आती है कि वहां से इलाज करा रहा है, अमेरिका रह रहा है, और अमेरिका में बैठा बैठा अपना खा रहा है और मस्त रह रहा है, और इधर आके हिंदू मुस्लिम का भाषण देके और काम करा के वो गया, फिर से वापस चला जाएगा। ऐसे अपने नेता हिंदू मुस्लिम करके, सिख ईसाई करके, और वो बक गया, और हम उनकी बातों को मानकर और हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, शुरू कर देंगे, और नेता फिर इलाज कराने चला गया। इसलिए देखना, ये लास्ट में ऐसे लोग हैं, ये ऐसे ही मरते हैं। या तो इनका लास्ट टाइम जेल में निकलता है, और या इनका लास्ट टाइम और किसी डेंजर बीमारी में निकलता, और बाकी कोई इलाज ही नहीं इनका। आया, और भगवान भी ऊपर देखता है ना यही। अब मेरी बात सुनना, एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, सुनना। अब ये है, अब इससे कह रहा है कि मेरे डीएनए को कौन छेड़ सकता है? तो कैंसर इज ए नो सिंगल इटियोलॉजी, ये जरूर पढ़ना। सिंगल इटियोलॉजी नहीं है, मल्टीपल इटियोलॉजी है। मतलब एक फैक्टर आपको कैंसर नहीं दे सकता। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई पेशेंट दारू पी रहा है, अल्कोहल, लेकिन पी रहा है, बढ़िया खा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कैंसर का बाप आ जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, उसके पीछे वजह है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट है, और इम्यूनिटी मित्रों वैसे ही काम करती है जैसे अतिक्रमण हो गया बाहर सड़क पर, तो जम्मू पुलिस तीव्र गति से काम करती है कि लॉकडाउन ना लग जाए, वैसे इम्यूनिटी काम करती है। इम्यूनिटी को पता चल गया कि कोई अबनॉर्मल सेल बन रही है, तो उसको जाकर डसकर डस्ट आउट कर देगी, खा जाएगी। अच्छा, ये अल्कोहल पी रहा है और खा भी कम रहा है, और इम्यूनिटी भी कम है, और टेंशन भी है, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है। तब आपने देखा कोई आदमी मजे से पीता, उसको तो कुछ नहीं हो रहा, और जो गरीब को, कई बार नहीं कहते गरीब को धक्का और लगा है, अरे गरीब है ही नहीं इस लाइफ, एक तो पी रहा है, एक चिंता कर रहा है, ऊपर से लड़ाई कर रहा है, तो आदमी का टेंशन खराब होगा कि नहीं? इसलिए देखना, बड़े बड़े लोग भी, जो बड़े बड़े बिजनेस करोड़पति लोग भी पीते हैं, उनको क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। उनको काहे का कैंसर हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब एक फैक्टर नहीं है कैंसर के लिए, कैंसर मल्टी फैक्टर है। अच्छा, ये भी ले रहा है, और इकोनॉमी भी डाउन है, और साथ में टेंशन भी है, और साथ में डाइटरी फैक्टर भी है, साथ में इम्यूनिटी फैक्टर भी। ये सारे फैक्टर मिलकर फिर डीएनए को हिलाएंगे। इसलिए एक फैक्टर मित्रों जिम्मेदार नहीं। अब मान लीजिए, जैसे तभी तो कहना कि टेंशन में कभी पियो मत, टेंशन में ये समस्या का समाधान करो, और सुख में पियो, कभी कभी पियो तो भी, तो ताकि लेके एक आध सो जाए अपना, इसकी तरह पियो अपना, काय का कैंसर आए ऐसा, ठीक है, ये कैंसर को भगा दे,
ठीक है, हाँ, काय का कैंसर आएगा इनको, ठीक है, ये असली है, कैंसर सला देखते ही पड़ जाएगा। बोला अच्छा कैंसर ये चीजें कहाँ आती है, जो बूढ़ी दुखी है उनमें आके उसको पता है कि यहाँ बढ़िया तरीके से खाया जा सकता है माल, क्योंकि इसको तो खुद को पता ही नहीं है, ये तो टेंशन में है, इसलिए खाओ इसको। और आदमी हंसमुख है, उसको क्या खा लेगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भगा देगा सारा हंसमुख। इसलिए मैं बार बार कहता हूं हंसते रहो, 24 घंटे हंसते रहो। 24 घंटे में तुम्हें 23 घंटे मिले ना तो हंसते रहो, मैं तो ये कहूंगा। भलाई भगवान सुन, तुम चाहे 1 ही घंटा पर, लेकिन हंसते रहो। हंसने के लिए मैं बार बार बोलता हूं तुम्हें। अच्छा नॉर्मल बात है इसमें, कोई वो बात ऐसे तो है नहीं कि तुम्हें कोई हंसा के तुम्हारे साथ कोई गलत काम कर रहा है, ये हंसाने की बात होती है नॉर्मली, ठीक है। तो हंसते रहो, तुम्हारा क्या जा रहा है, एग्जाम्पल आएगा, हंसते रहो। मेरे को तो कोई सलाह हंसाने वाला नहीं, भगवान सुननी, मैं तो हंसता रहा हूं सारे दिन, ठीक है। तो ये अपने को मित्रों याद रखना आया। अच्छा अब मेरी बात सुनना, तो ये सारे फैक्टर मिलकर, अब देखना ऐसे कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। देखो इधर देखो, ये हमारा जीआईटी है, ठीक है साहब, ये हमारा ब्लड है। और मैंने कहा ब्लड, ब्लड तो ऐसा है अच्छा भी और मौत भी देगा, बस ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा, सड़क दोनों के लिए है, अच्छे लोग भी गुजरेंगे और बुरे लोग भी गुजरेंगे। इसका मतलब यहां से अच्छी चीज भी आएगी और बेकार चीज भी गुजरेगी। और ये कहां जाएगी, यही तो है, थ्रू द डिफ्यूजन, थ्रू द ऑस्मोसिस, थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सेल तक चली जाएगी और सेल पर जाके और डीएनए को इरिटेट कर देंगे। और डीएनए इरिटेट हो गया तो ये मान ले अबनॉर्मल डीएनए, अबनॉर्मल सेल डिवीजन कर देगा। और अबनॉर्मल सेल डिवीजन यही कैंसर है। अब दुनिया की कोई भी टियोलॉजी दे दीजिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है। बात क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। बोलो इसमें क्या दिक्कत है। अब दुनिया की कोई भी एच पाइलोरी जचा लीजिए, सेम एटियोलॉजी आएगी, अबनॉर्मल डीएनए। ह्यूमन पेप्लोमा वायरस लगा लीजिए, सेम एटियोलॉजी आएगी, अबनॉर्मल डीएनए। कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए आप, सेम एटियोलॉजी आएगी, बस एटियोलॉजी को बदलना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है। चलो आगे अब, ठीक है। तो क्या लिखा बेटा आपने, कैंसर में लिखा ना, तो कैंसर में लिखना 2 सेल का डायग्राम बनाना बेटा नीचे, बहुत बढ़िया। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ईमानदारी से, ना आ रहा तो जहर खा के मर जाएंगे। और क्या करें, समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या करना हो, पढ़ा के भी कोई फायदा नहीं, ऐसे ही बिना काम झूठे पढ़ाकर। हाँ समझ में आएगा तो ही तो पढ़ाने का फायदा, नहीं समझ में आया तो पढ़ाने का क्या फायदा, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना बेटा। तो नीचे लिखना इसमें अबनॉर्मल सेल डिवीजन, बहुत बढ़िया, ये अबनॉर्मल सेल डिवीजन हुआ, यस अबनॉर्मल सेल डिवीजन, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। और ये नीचे लिखना बेटा, इसमें भी अबनॉर्मल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है। नीचे लिखना ये कैप्सुलेटेड है और ये अनकैप्सुलेटेड है। इसलिए ये बिनाइन है और ये मेटास्टेसिस है, बहुत बढ़िया। अब कभी जीरो में गलती नहीं करना, और स्टेज को क्लियर करना है तो वही टेलर वाला एग्जांपल याद रखना बेटा, है ना, ठीक है। जो एग्जांपल टेलर का था कि जल्दीबाजी में कपड़ा सिया हुआ, टेलर की क्वालिटी को घटा गया। इसी प्रकार कैंसर बेटा रानी पुराना होता जाएगा, अपनी पहचान खोता जाएगा। इसलिए लगातार स्टेज में कैंसर में परिवर्तन आता रहेगा। आ गया बेटा, यस या नो, यस। चलो आगे, ठीक है, अब चल रहा हूं आगे। अब हेडिंग डालना, अब कंपोनेंट ऑफ डीएनए, ऐसे डालना, कंपोनेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के क्या क्या कंपोनेंट, बिल्कुल लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि यहीं से ड्रग आई, इसलिए मैं किसी को छेड़ ही नहीं रहा, मैं सिर्फ डीएनए को छेड़ रहा हूं, बाकी मैं किसी को नहीं छेड़ रहा, ठीक है। तो नीचे लिखना बेटा कंपोनेंट ऑफ डीएनए, ये देखो, एडेनिन, थायामीन, गवानिन एंड साइटोसिन, एडेनिन, थायामीन, गवानिन एंड साइटोसिन। एंड साइटोसिन, ये वाला बेटा,
ये जरूर कंपोनेंट याद रखना, ठीक है। और ये सारे कंपोनेंट किससे मिलकर बने हैं, याद रखना, प्रोटीन से, क्योंकि प्यूरिन और पिरामिडिन दोनों प्रोटीन वाले सिस्टम है। बोलो कोई भी डाउट आए तो बताओ। आया, ठीक है, चलो बेटा, ठीक है, ओके। एडिंग डालो सेल साइकिल। ये देखो, ये लिखो G1 G2 SPH, जी, G1 G2 एंड देन SPH। हाँ, डायग्राम बिल्कुल पूरा डायग्राम दीजिए सेल साइकिल का। जी, G1 G2 S, और ये M फेज भी दे देना बेटा। हाँ जी, इसमें माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो रही है, एम फेज में माइटोसिस हो रहा है, ऐसे। G1 S फेज, G2 और M फेज, कहने का मतलब G2 की ही M फेज है। आ गया, इससे घबराना नहीं, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, आप एक बार डायग्राम बना के प्रिपेयर कीजिए सिस्टम को। आराम से लिख दीजिए, आ रहा हूं फिर मैं। चलो बेटा, हाँ। डीएनए सिंथेसिस रेप्लिकेशन वाला ध्यान रखना, ठीक है। यहां से कई सारी ड्रग क्लियर होंगी आगे, ठीक है। पूरी ड्रग का जो मैकेनिज्म एक्शन है वो इसी साइकिल पर बैठा, ठीक है, याद रखना बेटा, ठीक है। इसलिए ये वो नहीं है आजकल बैक्टीरिया की तरह एक बार बेसिक क्लियर होगा तो केमो तो ये मान लो अपने आप ही आ जाएगी, उसकी तो चिंता ही नहीं करनी आपको एंटीबायोटिक की तरह, पहले एक बार बेस क्लियर हो जाए। आ गया, चलो आगे, बस कुछ देर की बात और रहेगी, फिर तो अपन मेन चीज पर आ जाएंगे जो अपन ने शुरू कर रखा। इधर देखो अब ध्यान से,
देखो ध्यान से, ये एक मैंने पूरा पीछा जाके छुड़ाया उसका, सुनना बेटा एक सेकेंड, मैंने उसका पीछे जाकर पढ़ना छुड़ाया ताकि जो ड्रग का कंपोनेंट आएगा तो वहां आपको दिक्कत नहीं आएगी। सुनो अब ध्यान से, वैसे सेल साइकिल को दो ही फेज में हम डिवाइडेड कर लेते हैं, एम फेज माइटोसिस फेज और इंटरफेज। क्यों बेटा? इंटरफेज। ठीक है, यदि बेसिक समझना चाहे तो यहां से समझे और डीप जाके समझना चाहे तो वो पूरा साइकिल समझे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, पहले इसको समझना फिर वो अपने आप आ जाएगा। देखो एम फेज के अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है क्योंकि माइटोसिस है और ये सेल डिवीजन फेज है। ठीक है, बाय द माइटोसिस, लिखना मत। और इंटरफेज में सिर्फ सेल तैयार हो रही है, सेल प्रिपेयर हो रही है। आया? कोई भी बंदा पूछे कि सर इंटरफेज में सिर्फ सेल है वो प्रिपेयर हो रही है, जैसे तुम्हें कहीं ससुराल जाना, अभी अभिषेक को जाना मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या इंद्रजीत को जाना अपना, ठीक है, तो अपना मान लीजिए हाँ एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो अपना मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, तो अपने को ससुराल जाना है, तो एक तो क्या होते हैं, तैयार नहीं होते तुम कोट उट लगा के, सेंट उंट मार के अपना कोट उट लगा के, है तो वो सिर्फ क्या, कौन सी फेज है, वो इंटरफेज है, सिर्फ सेल तैयार हो रही है इसमें, वो बेटा प्रिपरेशन फेज है। ठीक है, और एम फेज में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। अब डिवीजन से आप तुम कुछ भी इशारा मैं कर नहीं सकता ज्यादा, लेकिन तुम समझ लो, आधा तुम समझ लो, कुछ आधा मैं समझ लूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो ऐसी कौन सी फेज है जिसमें सेल डिवीजन है, एम फेज। बस तुम तो इतनी बात जरूर याद रखना। अब मेरी बात सुनना, सर कैंसर में जो 90% अब नॉर्मल हो रहा है वो कौन हो रहा है बेटा, एम फेज। तो नीचे लिखना 90% जो अब नॉर्मल हो रहा है वो ये फेज हो रही है स्पेशल कैंसर में, नीचे वेरी गुड, स्पेशल कैंसर में, ये बात जरूर लिखना। हाँ बिल्कुल ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा, एम फेज इंटरफेज, एम फेज सेल डिवीजन की फेज है और ये सिर्फ सेल प्रिपरेशन की फेज है। ठीक है, सेल तैयार हो रही है ना, कि हम भी चलेंगे ससुराल में, सेल तैयार हो रही है, नहा धो के अपना टीकी कालचल कर रही है, यस या नो, बहुत बढ़िया, और एम फेज में डिवीजन कर रही है। फिर देखो टीकी काजल ऐसा नहीं कि आप पुण्य लगाते हैं, ये भी एकदम टीकी काजल लगाती हैं, सेल भी एकदम तैयार होके रहती हैं भी टकाटक। हाँ उसमें क्या है, अपना क्या है, नथ टीका एकदम पहन के, चश्मा उस्मा लगा के, ठीक है, बैग में गर्म पानी रखकर, ठीक है, स्टेटस पहाड़ों का लगाकर, ये भी एकदम तैयार रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ही रहते हैं ये सब ये भी तैयार रहती हैं भाई मेरे भाई। ठीक है, रासू की तरह ये भी हंसती हैं अंदर। ठीक है, यस। तो ये क्या है, अब पूछा जाएगा कौन सी जो है फेज है वो प्रिपेयर होती है, इंटरफेज। कौन सी फेज है जो सेल डिवीजन करती है, एम फेज। कैंसर में कौन सी सेल अबनॉर्मल होती है, वेरी गुड, बहुत। अब मेरी बात सुनना, अब तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं, अब मैं तुम्हें अपने आप इस टॉपिक को बस में कर लूंगा। इतनी बात समझ आ गई नहीं, ईमानदारी से बताना, न समझ आई तो फिर से पूछ लेना। ठीक है, यस। अब देखो यहां से मैं अपने आप बस में कर लूंगा, आपको कुछ नहीं करना। ये देखो सबसे पहले नॉर्मल चीजें देखो कि माइटोसिस प्रोसेस सेल डिवाइडेड रिजल्ट द टू आइडेंटिकल सेल, बिल्कुल समान कोशिका बन रही है आगे। ठीक है, 2 से 4 बन रही है, 4 से 8 बन रही है, समान कोशिका डिवीजन हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, कैंसर में कौन सी सेल अब नॉर्मल हो रही थी, डिवीजन, एम फेज बेटा। और एम फेज का मेन फंक्शन था माइटोसिस का, और एम फेज अब नॉर्मल होती तो माइटोसिस अब नॉर्मल होगा, इसलिए सेल के नंबर एक साथ बढ़ेंगे। तो नासा इमेज लेगा ना, अर्थात सीटी स्कैन, तो दिखाई देगा यार ये अचानक से कुछ तो गड़बड़ है बाबा, नंबर बढ़ रहे हैं। इस सी कंडीशन को हाइपरप्लेजिया नाम दे रहे हैं, क्योंकि कैंसर ने माइटोसिस को छेड़ा और माइटोसिस ने नंबर को छेड़ दिया, और नंबर ने एक टर्मिनोलॉजी दे दी हाइपरप्लेजिया। गजब, अब आया मजा, आया। ठीक है, इसलिए मैं बाकायदा मान लिखा है नोट लगा के मैंने कि कैंसर में जो अबनॉर्मल हो रहा है वो एम फेज हो रही है, और किसने इसको एम पे, माइटोसिस को छेड़ा, और माइटोसिस ने किसको छेड़ा, डिवीजन को, और डिवीजन ने अबनॉर्मल कर दिया, और अबनॉर्मल नंबर हो गए। आया, यस या नो, नोट लगा के एक बात लिखो, नोट लगा के एक बात लिखना,
abnormal cell division, abnormal cell division, नीचे लिखना, then abnormal mitosis, और डाउनर मानना, माइटोसिस abnormal, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। क्यों भाई, गलत तो नहीं हो? ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, देन हाइपरप्लेजिया। बोलो भाई, अभी बता देना कोई दिक्कत है तो। अब यहां से स्टेज समझ आना शुरू हो गया, आया? ठीक है, क्लियर है? और घुमा फिरा के मैं तुम्हें वहीं लाना चाहता था, ठीक है, और इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था आराम से एकदम अपना नॉर्मल बैठे रहो। क्लियर? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बंद कर दो, तुम्हारा काम पूरा हो गया बेसिक का, बिल्कुल। आ जाओ वापस अपने उस छोर पर, बिल्कुल। अब कुछ नहीं करना तुम लोगों को, बस अब तो सुनना है बड़े मजे से, ठीक है? देखो मैंने क्या कहा, हमारा टॉपिक था सर कीमोथेरेपी का। बस एक जगह और याद करना पड़ेगा तुम्हें, क्लासिफिकेशन ऑफ कीमो, बस। उसके बाद में तुम मेरे पर छोड़ दो इस टॉपिक को। देखो कीमो हम बात कर रहे थे, कीमो क्या है बेटा? इसके अंदर जो ड्रग है वो एंटी कैंसर है, अर्थात कैंसर के खिलाफ काम करेंगी। और कैंसर के खिलाफ काम करने का मतलब है बहुत सारी चीजों के खिलाफ काम करना। डीएनए को सिंथेसिस होने से रोकना, ठीक है, या डीएनए के जो कंपोनेंट है उसको रोकना, ठीक है, या मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से रोक देना। ये तुम्हारी कीमोथेरेपी की ड्रग है, करेंगी। याद क्या करना है, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे क्लासिफिकेशन को याद करना है, और कुछ नहीं। बस तुम्हारे फेवर में बस एक चीज मैं और डाल रहा हूं, क्लासिफिकेशन, और कुछ नहीं याद करना। बाकी मेरे पर छोड़ दो तुम अपने आप, ठीक है? इसको मैं अपने आप एक एक चीजों को लपेट दूंगा बढ़िया तरीके से, तुम्हें तो बस क्लासिफिकेशन पर गौर करना, खतरनाक वाला, 5 मिनट के लिए बस। क्लियर है बेटा? कभी गड़बड़ी आएगी, हेडिंग लगाओ आज की, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, और नीचे लिखो एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस, एंटी कैंसर ड्रग, कीमोथेरेपी या एंटी कैंसर ड्रग, बहुत बढ़िया। कीमोथेरेपी या एंटी कैंसर ड्रग आया, ठीक है, हेडिंग लगाओ शानदार, क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग या एंटी कैंसर ड्रग, जैसा आपको समझ आए। आया? कुछ नहीं करना, तुम इसकी तरफ मत देखो नहीं तो बेहोश हो जाओगे। एक एक चीज को मैं कहूं तब देखना, तुम तो देख कर ही घबरा गए मूर्खो। बस यार फार्मा में यही चीज है को याद करना है, बट करेंगे इसका भी लास्ट में कुछ ना कुछ जाप्ता करेंगे ऐसा, ठीक है? एक बार तो पूरा ही पढ़ेंगे, लास्ट में फिर जाप्ता करेंगे बढ़िया तरीके। सुनना ध्यान से, कई बार देखो, इधर देखो बेटा, मैंने पहले ही कहा था ये नेचर साइटोटॉक्सिक ड्रग, याद करो। और उस दिन भी कहा था मैंने जब मैं डायनेमिक्स पढ़ा रहा था, मुझे अभी भी याद है। और देख लीजिए यहां भी ऊपर साइटोटॉक्सिक ड्रग कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है? लिखना बताओ, ये तो एल्केलाइटिक एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइक्लोफॉस्फोमाइड बहुत मेजर क्वेश्चन देगी तुम्हें, बहुत मेजर क्वेश्चन देगी साइक्लोफॉस्फेमाइड। और कम से कम इतनी बात जरूर याद रखना कि साइक्लोफॉस्फेमाइड ड्रग किस कैटेगरी की है। यस, नहीं, एल्केलाइटिक एजेंट बेटा, ये पूरी साइटोटॉक्सिक है लेकिन एल्केलाइटिक एजेंट है। और ये देखो एल्केलाइटिक एजेंट के जस्ट नीचे लिखो नाइट्रोजीनियन, नाइट्रोजन। इसलिए मैंने तुम्हें प्यूरिन और पिरामिडिन पढ़ाया, क्योंकि नाइट्रोजन बेस ही है वो। अब तुम्हें आगे पूरा एक्शन अपने आप समझ आ जाएगा, कुछ नहीं करना। अभी एक्शन में पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं। एक्शन तो मैं मेरे हिसाब से अपने आप ही उड़ा दूंगा, तुम्हें हल्का फुल्का एक एग्जांपल दे रहा हूं। आया? यस या नो? यस, ज्यादा नहीं याद करो तो, ठीक है? एक तुम्हारे को सबसे बड़ी समस्या बनेगी, यस, तो याद रखना बिल्कुल हल्का सा। ये देखो बहुत बढ़िया, ये दोनों नीचे नहीं, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत, एंटी मेटाबोलाइज ड्रग, जिसमें सबसे पहले फोलेट एंटागोनिस्ट मेथोट्रेक्स। कई दफा क्वेश्चन देगी कीमोथेरेपी के ड्रग में, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, ठीक है? लिखना नहीं है कुछ भी। प्यूरिन एंटागोनिस्ट बताया था, और इसलिए मैंने पहले प्यूरिन को पढ़ा दिया। पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट, और इसलिए मैं खोल खोल के चीजें समझा रहा था। तो मैं बता रहा हूं तो इसका मतलब एक भी चीजें फालतू नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जड़ पर अटैक करता हूं हमेशा। जड़ पर अटैक हो तो फिर तो तुम खुद आत्मनिर्भर बन जाओगे।
ठीक है, कोई डाउट, कुछ भी कहना है? ठीक है, माइक्रोट्यूबिल डैमेजिंग एजेंट, छोटे छोटे माइक्रोट्यूबिल को डैमेज कर दो साला। बहुत बढ़िया, विन क्रिस्टीन का बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको पूरी एनक्लेक्स में 2-3 क्वेश्चन विन क्रिस्टीन के मिल जाएंगे, उठा के देखना आज। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं अभी। ठीक है, यस, ओके। कुछ एंटीबायोटिक भी हैं, उनको भी हमें याद करके चलना है। ठीक है, और मेजर तुम्हें फिर क्वेश्चन मिलेंगे हार्मोनल से, ड्रग से, ग्लूकोकोर्टिकोइड से, एस्ट्रोजन से, और बहुत बार 5 रिडक्टेज इनहिबिटर प्रोस्टेट कैंसर में चलाते हैं ये ड्रग। बताता हूं, समझाऊंगा भी पूरे डिटेक्टर को, उड़ा दूंगा भी, पूरा याद रह जाएगा। ठीक है, जीएनआरएच एनालोगस, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, और एस्ट्रोजन के मिलेंगे आपको क्वेश्चन ब्रेस्ट कैंसर से। ये देखो, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर टेमोक्सिफेन, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। आपको क्या याद करना है? क्लासिफिकेशन, और उसमें 1 या 2 ड्रग काम के, पूरा नहीं याद करना आपको, ये रटना है, इसको रटना कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा सबसे ज्यादा मैं निशाना होना चाहिए इस पर, और उसकी कैटेगरी की ड्रग कौन है। फिर तो ये मान लीजिए, फिर तो मैं इसको अपने आप देख लूंगा, ये तुमसे बड़ी नहीं है, बस तुम्हें मैं कह रहा हूं उस अंदाजे से याद करना। आया? ठीक है, आप याद करना और लिखना दोनों शुरू कर दो, बढ़िया तरीके से माइंड लगा के, ईमानदारी से, और इसमें बातचीत मत करना 1% भी, दिमाग लगा लगा के लिखना कि कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आती है। हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हेडिंग डालो साइटोटॉक्सिक ड्रग। जी, साइटोटॉक्सिक ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग, बिल्कुल। साइटोटॉक्सिक ड्रग में सबसे पहले आएगा बेटा एल्केलाइटिक एजेंट। जूम करो या बेटा दिखाई दे रहा है? और जूम करो, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, बता दो तुम मेरे को, तुम्हारे लिए तो मैं बैंड बाजा लाके जूम कर दूंगा अपना इसको, तुम चिंता मत करो, और इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा मेरे भाई। हाँ, आराम से निकल, कॉफी 2 रुपए वाली रखती। यस, एक 2 अंडरलाइन करना बेटा जी, एक साइक्लोफोस्फेमाइड पर, यस, नहीं ये वाला अलग आएगा, उस्लान फैन का, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। हाँ, इसमें एक ही मैन अंडरलाइन करते हुए, हाँ जी, साइक्लोफोस्फेमाइड को जरूर अंडरलाइन करना बेटा। नहीं नहीं नहीं, नहीं यहां पर फिर कैटेगरी और बदल जाएगी, नहीं यहां पर एल्केलाइट की ही कैटेगरी है ये। पहली कैटेगरी है नाइट्रोजन, एल्केलाइन में भी नाइट्रोजन मस्टर्ड लिखना है, यस बिल्कुल, और उसका एक एग्जांपल लिखना है जरूर, साइक्लोफोस्फेमाइड। चलो बेटा, यस, और ये कैटेगरी की ना लिखो तो कोई बात नहीं, एल्केलाइन लिख रहे थे यहां पर, एल्केलाइन का एग्जांपल लिख लो, बुस फैन, बुसल फैन का क्वेश्चन बहुत बार आता है, यस, ये वाला जो अंडरलाइन किया, इसी में लिख दो एल्केलाइट एजेंट में, इसमें लिख दो बेटा जहां पर लिखा आपने, लिख दिया बेटा। ठीक है, बदलो, अब चेंज करो कैटेगरी को। देखो, पहली कैटेगरी थी एल्केलाइन, 2 ड्रग जरूर अंडरलाइन की होगी आपने, और दोनों को अंडरलाइन करते हुए चलना है, इसका मतलब दोनों मोस्ट वांटेड ड्रग है। ठीक है, फालतू मैंने ही नहीं लिखा, फालतू के लिए क्या करना, फिर लास्ट में इमेज ले लेना, फोटो ले लेना, ठीक है, तो इमेज लेना लास्ट में, अभी तो तुम अकॉर्डिंग टू कंपटीशन चलो, फिर भी और किसी बच्चे को लिखना है, ज्यादा लिखना है, कम लिखना है, तो वो फोटो ले लेना बाद में। ठीक है, अभी मैं जूम कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे, लेकिन पहले कंपटीशन का तो पूरा पैमाना याद करो। अब नीचे आना, देखो 1 सेकेंड, ये लिखना है पैलेटियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये देखो पैलेटिनियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और इसमें एक एग्जांपल जरूर देना, सिस्प्लास्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सिस्प्लास्टिन, ये वाला का दूसरे नंबर का, साइटोटॉक्सिक में ही दूसरे नंबर का, एल्केलाइन के बाद में। जी चलो बेटा, ठीक है, सिस्प्लास्टिन को अंडरलाइन करना, हाँ आराम आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। ये लिख दे तीसरे नंबर का, नीचे लिख दे एंटी मेटाबॉलिज्म, इसमें दोनों तीनों एग्जांपल आएंगे, फोलेट का भी, प्यूरिन का भी, और पिरामिडिन का भी, सब हेडिंग लगा लगा के। हेडिंग मैन तो है एंटी मेटाबोलाइज ड्रग, एंटी मेटाबोलाइज ड्रग बेटा, और गड़बड़ी नहीं करना ईमानदारी से, गड़बड़ी नहीं करना, बाकी मैं देख लूंगा।
एंटी मेटाबोलाइज ड्रग बेटा जी, एंटी मेटाबोलाइज ड्रग, एंटी मेटाबोलाइज ड्रग। चलो बेटा, हाँ आराम आराम से तीनों एग्जांपल। अच्छा, फोलेट एंटागोनिस्ट में एग्जांपल लिखना है मैथोट्रेक्स, ठीक है। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में एग्जांपल लिखना है 6 मर्केप्टोप्यूरिन 6 MP, यस प्यूरिन एंटागोनिस्ट में, ठीक है। पिरामिडिन एंटागोनिस्ट में जरूर एग्जांपल करना, और साइटोसिन, ये वाला साइटोसिन, विन क्रिस्टीन नहीं, वो नीचे साइटोसिन का, जी जी साइटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोसिन अलग अलग देखो, जहां मैंने अंडरलाइन कर रहा हूं वहां जरूर लिखना एग्जांपल, हाँ जहां मैंने अंडरलाइन किया है वहां एग्जांपल जरूर लिखना। बहुत बढ़िया, क्लियर है ना बेटा, ठीक है ओके आगे चलो। हाँ आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दी बात नहीं, बट लिखना इतना अच्छे से कि भविष्य में भी गलती नहीं हो। यहां से कैटेगरी की ड्रग से अभी अक्सर मैं बता रहा हूं, चिंता ना करें उसका, बिल्कुल तुम मेरे पर छोड़ दो वो काम। तुम्हारा काम है बस खाली मैं कहूं, बस अपनी क्लास में 5 मिनट ऐसी चीज आएंगी हर बार जिनको रटो चाहे कैसे भी करो, वो तुम्हें करना पड़ेगा। देख उसके बाद में कोई क्लासिफिकेशन को तुम्हें रटना पड़ेगा, बस रटो चाहे समझो चाहे कैसे भी याद करो तुम्हारे हिसाब से, फिर मैं देख लूंगा बाकी, बाकी तुम मेरे पर छोड़ दो। जैसे कल एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन याद किया आपने तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे ही हल्का सा इसका क्लासिफिकेशन याद कर लो, आगे दिक्कत नहीं आने दो। चलो ठीक है, हाँ भाई चलो बेटा, ठीक है। नहीं नहीं नीचे वाला ये भी तो लिखना है अभी, माइक्रोट्यूबिल्स, ये वाला जरूर लिखना है, 2 एग्जांपल, माइक्रोट्यूबिल्स डैमेजिंग एजेंट, और इसमें विनक्रिस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, विनक्रिस्टीन ईमानदारी से, विनब्लास्टिन का भी नाम लिख दीजिए बिल्कुल, विनक्रिस्टीन विनब्लास्टिन दोनों ड्रग इसी की हैं, विनक्रिस्टीन विनब्लास्टिन। और महंगी महंगी एंटीबायोटिक आती है ये, एंटीबायोटिक में भी एक्टिनोमायसिन, बहुत बार क्वेश्चन आता है एक्टिनोमायसिन का। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, डोक्सोरूबिसिन एंटीबायोटिक में एक्टिनोमायसिन, वो दोनों तो ऊपर वाले लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है वो तो, विनक्रास्टिन विनब्लास्टिन, माइक्रोट्यूबिल्स डैमेजिंग लिखकर, और एक लिखना है तुम्हें एंटीबायोटिक, जी एंटीबायोटिक। क्या बेटा 5th और 6th? नहीं 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 ये नहीं, इसका फोटो ले लेना तुम, ये कुछ नहीं, फोटो लेना चाहो तो ले लेना। चलो अभी तो ऊपर और चलना है अपने को, है ना, यस चलो आगे, ओके। तुमने तो कहा था चलो, नहीं बोला, अच्छा नो बोला था क्या? नहीं लिखा तुमने, है थोड़ा सा रहेगा बेटा, ये देखो एंटीबायोटिक में एक्टिनोमायसिन, अब मात नहीं खाओगे, इसको टोपी उड़ा दोगे साले को। एंटीबायोटिक क्लियर, NSAID भी, लिथियम भी, हाँ वो पूछ लेना अभी ब्रेक में पूछ लेना, है ना। चलो आगे, एंटीबायोटिक क्लियर, आगे चलो करो बेटा आगे, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग लगाओ, दूसरी कैटेगरी चेंज हो रही है यहां पर, टारगेटेड ड्रग, डायरेक्ट एक्शन करे, डायरेक्ट उड़ा दे, हाँ टारगेटेड, बी पहले थे साइटोटॉक्सिक, अब दूसरा कैटेगरी बदलेगी बेटा, यहां बी लिख के लिखो बेटा, दूसरा टारगेटेड ड्रग, यस
और टारगेटेड में मैं तुम्हें बता रहा हूं कहां कहां तुम्हें वो मानना है। एक तो लिखना है टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर। यस, उसका एग्जांपल एक लिख दीजिए। दूसरा, हाँ, साइटोटॉक्सिक। मेन इंपोर्टेंट ड्रग इसकी साइटोटॉक्सिक, उनको तो याद करना ही है। मैन इसकी ड्रग साइटोटॉक्सिक, उनको तो याद करना ही है, ठीक है। लेकिन दो अंडरलाइन मेरे कहने से और करो। टायरो, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए टायरोसिन प्रोटीन काइनेज और एक ईजीएफ रिसेप्टर बताता हूं। ईजीएफ कोई टेंशन नहीं है, तुम तो लिख दो, मैं समझाऊंगा। ईजीएफ रिसेप्टर इनहिबिटर, और एक एग्जांपल इसका लिख दीजिए कोई भी तुम्हें। ये लिखिए सिपोट्रिक्सिन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है इसका, आपको एनक्लेक्स में मिलेगा या तुम्हें मोस्ट में मिलेगा। ये जब तुम कीमो या कैंसर की ड्रग निकालोगी एनक्लेक्स से। हाँ जी, किसी के पास ऑफलाइन एनक्लेक्स नहीं है क्या? एक भी बच्चे के पास बुक का एनक्लेक्स की? कहाँ अभी? रूम पर है। नहीं मचा रहा था क्या? प्रायोरिटी भी साथ साथ ही उड़ा देता। कहाँ? अच्छा ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बस बस बस। क्वेश्चन हो कि नहीं? क्वेश्चन की है, थ्योरी वाली नहीं क्या? अच्छा, यहां नहीं है किसी के पास है एनक्लेक्स वाली? मचा रहा था जैसे से ड्रग साइक्लोफॉस्फेमाइड आती तो उसकी प्रायोरिटी भी साथ में कर देता, क्योंकि अब एनक्लेक्स से आना शुरू हो जाएंगे ना यहां से क्वेश्चन, तो आगे के लिए भी तो सोचना है अपने को, आज के लिए थोड़ी सोचना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, नहीं ये दो ही तो लिखना था यार, बात कर रही थी फिर। ये तो लिख के बैठ जाती है, तुझे बातों में लगा लेती है। ये तो तेज है लड़की, तुरंत लिखती है। तो इसको बोल देना ये लिख लो, तुरंत लिख देती है। आया, चलो बेटा, ओके ठीक है। अब सुनना ध्यान से, देखो भाई, हॉर्मोनल ड्रग इसमें लिख दिया। हाँ लिख लो, हॉर्मोनल ड्रग में सब लिखना है बिल्कुल, इस पे हाँ कुछ भी नहीं छोड़ना। स्पेशल ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को अंडरलाइन करो, और स्पेशल सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर की टीमोक्सीपेन जरूर लिखना। टेमोक्सीपेन का क्वेश्चन जरूर आता है, इसमें प्रेडिनोसोलोन लिख देना, ठीक है। और एक सेकेंड, ऊपर के दो जरूर लिखना, ऊपर के दो का एग्जाम्पल भी लिखना साथ में। हाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अपने आप कर दूंगा। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। चलो, हो नहीं चलने का मेरा मतलब, मैंने सोचा तुम्हारे तो हाथों में मशीन लग रही होगी भाई, 2 महीने से लगातार लिख रहे हो नहीं इसलिए। मैं तो यही सोचा। तुम मेरी बातों में ध्यान लगाओ, तुम मेरी बातों में पढ़ते हो तभी तो कम लिखते हो तुम। मेरा तो क्या है, मेरी तो बोलने की आदत पड़ रही है, मेरी तरफ ध्यान लगाते हो। मैं तो ऐसे ही हूं, तुम भी ऐसे ही हो क्या? हाँ मैं तो ऐसे ही, मेरा क्या, मैं तो ऐसे ही बोलता रहूंगा। तुम्हें तो लिखना है पूरा अपना। नहीं नहीं नहीं, दो ऊपर के लिखा ना आपने पहले, फिर नीचे चल रहा हूं। दो ऊपर का लिख दिया ना आपने। हाँ सेलेक्टिव और ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स वाला दोनों लिखना। नहीं नहीं, अभी रुको, बीच वाला नहीं लिखना, रुको जरा। नहीं लिखे, जल्दी लिखो, तो फिर क्या लिखे? एक हाँ प्रेडिनोसोन का, और इसमें हाँ टेमोक्सीफेन का, ये जरूर। ड्रग ऑफ चॉइस ब्रेस्ट कैंसर, अभी नहीं लिखना आपको कुछ भी ड्रग ऑफ चॉइस का, एक एक को खोलेंगे ना आगे अभी तगड़ी तरीके से। अभी तो बहुत, अभी सारे दिन यही चलेगा। ये भी पूरा हो जाए भगवान की दया से, लास्ट में 5-10 मिनट खींचना पड़ेगा। खींचो खींचो, तभी तो कह रहा हूं, ये तुम टाइम खा रहे हो ना, अभी ये लास्ट में खींचूंगा फिर मैं। चलो ना, हाँ अब देखना ध्यान से, देखो देखो इधर देखो, कहां से क्लिक मारना है। एक ये मारना एंटी एंड्रोजन, और इसका एक एग्जांपल कोई भी लिख देना चाहिए से, और ये लिखना सबसे पहले तो बिकाल ग्लूटामाइड का क्वेश्चन आता कई बार, और ये जरूर लिखना 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर प्रोस्टेट कैंसर में। यस, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर प्रोस्टेट कैंसर में। यस, फिनास्ट्राइड का क्वेश्चन लिखना, बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना।
और बिल्कुल GnRH वाला भी लिखना है, GnRH एनालोगस। तीनों की लिखना है नीचे, तीनों नीचे की। फिर कोई टेंशन नहीं, मैं देख लूंगा अपने आप। हाँ बिल्कुल बेटा, नहीं एक लिख दीजिए कोई भी एग्जाम्पल। देखो यही तो क्वेश्चन होगा, देखो ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, लीन 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 ऐसे करना पड़ेगा आपको याद में, तब तो करना। अभी लिखा के फिर मैं बताता हूँ तुम्हें फॉर्मूला, ऐसे याद नहीं होगा साला, ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा इसका। ये तो कर लेगी लिखकर, इसका कुछ नहीं है, इसको काम ही क्या है, रूम पर जाके यही पढ़ेगी, तुम्हें पागल बनाती रहती है, बोले नहीं कुछ पढ़ने में कुछ नहीं पढ़ा। आ गया, ठीक है। कल 1 बजे के बाद भी टेस्ट भी है तुम्हारा इसका, ई फार्मा का, जनरल फार्मा, NSAID, लिथियम, नहीं साथ साथ ही देते रहो भाई, ठीक है। हाँ कीमो तक आएगा, साथ साथ ही देते हो प्रैक्टिस, कम से कम फार्मा पूरी होने के पहले पहले 3 की टेस्ट पेपर हो जाने चाहिए, साथ साथ ही याद करो, बाद में ऑनलाइन नहीं ले रहे हो तो इसका तो प्रैक्टिस करो शुरू अपना, इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। ऐसे तो थ्योरी याद करना एक अलग चीज है, क्वेश्चन साथ साथ निकलते रहने चाहिए। आ गया, बना बना के मैं डाल दूंगा, अभी कल रहेगा तुम्हारा, ऑनलाइन ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे, टेस्ट लेना इनका कल फार्मा का, अब तक पढ़ा दिया वो, ऑनलाइन ले लेंगे, फिर एक काम कर लेना शाम को जाके दे देना, रिवाइज करके शाम को जाके देना कल। हाँ कल, कल शाम को रेस्पिरेटरी का क्वेश्चन टेस्ट तो लिया ही नहीं क्या अभी? अच्छा तो उनको कह देना मैडम पेपर बना के भेज दो, कुछ ले लेते बच्चों को। अच्छा चल, चलो उस 1 मिनट देखो ध्यान से, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, देखो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, और GnRH, ठीक है। और ये देखो आया बेटा, अब सुनना, देखो कैसे याद करोगे इनको, इधर देखो बेटा, देखो ऐसे याद करो, जो मैंने कहा फार्मा में अक्सर वो बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो पिछला याद करेगा, पीछे का नाम, आगे का नाम याद करेगा तो मात खा जाएगा, बता रहा हूं फिर से तुम्हें, ठीक है। ऐसे याद करना, लीन 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 GnRH एनालोगस है, ठीक है। राइट 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 5 अल्फा रिडक्टेज, क्योंकि वहां तुम्हें लिखना नहीं, ऑप्शन मिलेगा, वहां लिखना नहीं है, ऑप्शन मिलेगा, वहां कौन सा वहां लिखना है, कौन सी वहां थ्योरी लिखनी है, वहां ऑप्शन मिलेगा कि 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कौन है यार, राइट राइट राइट। अब पिछला नाम आपको वहां भी मैच करना है, आया यस या नो, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही चीजें आपको याद करके तभी बेटा ये याद हो सकती हैं, और ऐसे तुम्हारे से याद होंगी नहीं, सच बताऊं तुम्हें, ठीक है। ठीक है, टैमोक्सिफेन ये तो कल याद हो जाएगी क्योंकि कॉमन ड्रग है, ठीक है, बिल्कुल याद रह जाती है तो, ठीक है। ये याद करना, ये बहुत बार सिटोक्सीमैब का क्वेश्चन बहुत बार आता है, EGF रिसेप्टर समझा रहा हूं मैं आगे, इसकी चिंता मत करो, तुम याद करने की चिंता करो, एक बात इसकी चिंता मत करो कैसे एक्शन करेगी, ये तो मेरे पर छोड़ दो तुम, अभी तुम्हारा काम हो गया बस पूरा। अब तुम में से कोई बच्चा लेना चाहे फोटो तो ले लेना, दिखाई नहीं दे रहा, चलो ग्रुप में भेज दे, ग्रुप में भेज देना, एक ग्रुप में भेज दे, कल वाली भी सारी ग्रुप में भेज, यस 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 बिल्कुल रोजाना ग्रुप में भेज दिया करो। चलो बेटा यस या नो, चलो आगे। अब देखो, अब एकदम हो गया काम तुम्हारा खत्म, बस अब मेरे पर छोड़ो तुम, अब मेरी मेहनत शुरू और तुम्हारी खत्म। आया बेटा, यस इधर देखो अब ध्यान से, अब सबसे पहले एक एक ड्रग का हम खात्मा करेंगे, उससे पहले हम मैकेनिज्म एक्शन कॉमन पढ़ेंगे, आया ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक का कॉमन था, हालांकि अलग अलग ड्रग का एक्शन अलग अलग आएगा, अलग अलग ड्रग के स्पेशल साइड इफेक्ट अलग अलग आएंगे, ठीक है, लेकिन कॉमन मैकेनिज्म एक्शन और कॉमन साइड इफेक्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हर ड्रग के साइड इफेक्टों में ये मिलेंगे, ठीक है। जैसे NSAID में नोजिया वोमिटिंग मिल रही थी और एंटीबायोटिक में डायरिया मिल रहा था, इसी प्रकार कॉमन सिम्टम आपको यहां से मिलेंगे, इसके अच्छा पहले ही कॉमन मैकेनिज्म एक्शन क्लियर कर लेते हैं, आ गया, ठीक है। देखो बंद करो, बंद कर दो तुम, इधर देखो सर, कीमोथेरेपी का चक्कर क्या है, ये इसका चक्कर ये है ससुरा, एक मिनट बोलो मत, कीमोथेरेपी का ससुरा चक्कर क्या है कि इसका चक्कर ये भी स्वतंत्र है। अब इसको बोला था
कि सेल डिवीजन अबनॉर्मल हो या फास्ट हो, वहां पर तेरे को एक्शन करना। अब गलती से बॉडी की कुछ सेलें फास्ट सेल डिवीजन ऑलरेडी कर रही है, इसलिए वहां भी समझा एक्शन कर दो। इसको ऐसा नहीं बनाया कि स्पेशल पर्टिकुलर कैंसर पर जाकर एक्शन करना। इसको तो ऐसे बोला, क्यों? क्योंकि देखो कैंसर में क्या हो रहा था, अबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है कैंसर में, और उसकी वजह से तो कैंसर बढ़ रहा था। तो कीमोथेरेपी को बोला भाई साहब कि अबनॉर्मल सेल डिवीजन जहां फास्ट है बस वहीं जाके काम कर दो। अब गलती से क्या हुआ, हमारी हेयर फॉलिकल्स हैं, उनमें फास्ट सेल डिवीजन है, ठीक है, हमारे रेड बोन मेरो है, वहां पर फास्ट सेल डिवीजन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे गैमेट्स हैं, वहां पर फास्ट सेल डिवीजन है, और हमारे जीआईटी की एपिथेलियम है बेटा, वहां भी फास्ट सेल डिवीजन है, जीआई एपिथेलियम है, यस, और वहां पर भी फास्ट सेल डिवीजन है बेटा। आप मेरी बात सुनिएगा, जैसे ही कीमो दिया, हेयर पर एक्शन कर दिया और एलोपेशिया कर दिया, इसलिए इसका साइड इफेक्ट एलोपेशिया जैसा देखने को मिलेगा। बात खत्म, कोई डाउट? गंजा हो जाएगा आदमी ससुरा, ठीक है, बुलाते ना, कई बार आता है एडवर्टाइज भी, गंजा होगा तेरा बाप, जैसे तेरा बाप बूढ़ा होगा वैसे आता है ना, यस या नो? अभी गंजे से रिलेटेड बहुत बातचीत करेंगे, ठीक है। देन रेड बोन मेरो पर एक्शन करेगी, और तुम सबको पता है कि इस बिस्किट की फैक्ट्री में बिस्किट बन रहे हैं, और इसकी फैक्ट्री में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बन रही, और इसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। बात खत्म, बहुत बढ़िया, ठीक है। और गैमेट्स, गैमेट्स पर एक्शन होगा तो याद रखना बेटा जी, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी गैमेट्स में, याद रखना। क्यों? क्योंकि हमारे फास्ट जो गैमेट्स का जो स्पर्मेटोजेनेसिस वो भी फास्ट हो रहा है, और वहां पर एक्शन होता है तो साइड इफेक्ट इनफर्टिलिटी जैसा देखने को मिलेगा। और जीआई एपिथेलियम का डिस्ट्रक्शन होता है तो याद रखना, कॉमन साइड इफेक्ट ब्लीडिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीआई एपिथेलियम इरिटेट हो जाएगी बार बार, और इरिटेशन की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन इरिटेशन हो जाएगा। आया? क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक है, सॉरी कीमो है, ठीक है। अब देखना जैसे एग्जांपल, ठीक है, अब देखो ससुरा, ऐसा ये जो एक्शन होगा आगे, ठीक है, यस, तो ऐसा एक्शन होगा आगे तो देखने को मिलेगा, पता चलेगा ससुरा गंजा हो गया, बाल उठ गए, ये एलोपेशिया है। और न्यूज़पेपर में कई बार आता भी है, गंजापन से पहले और गंजापन के बाद, आता है या नहीं आता? ठीक है, दैनिक जागरण में आपने देखा होगा, इधर कोई लोकल अखबार आता है उसमें देखा होगा, गंजापन से पहले गंजा दिखाता है और बाद में पूरे बाल आए हुए दिखाते हैं, एड भी आता है, टीवी देखते होगे तब, ठीक है। इस प्रकार ससुरा गंजा हो जाएगा, ठीक है, एलोपेशिया हो जाएगा उसको, ठीक है, लॉस ऑफ हेयर हो जाएंगे उसको, कीमोथेरेपी के एक्शन की वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है वो डेस्ट्रॉयड हो जाएंगे, और हेयर फॉलिकल डेस्ट्रॉयड होने की वजह से गंजा हो जाएगा आदमी। ये कीमो का साइड इफेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, इधर देखना ध्यान से, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखो जीआई की जो एपिथेलियम है उन पर इरिटेशन होगा, ठीक है, तो नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन, डायरिया, ये सब कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है, कीमो के नॉर्मल साइड इफेक्टों में, ठीक है, बहुत बढ़िया, यस। आगे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये हमारे गैमेट्स हैं, यदि स्पर्म पर एक्शन होगा तो इनफर्टिलिटी, ठीक है, और ओम पर एक्शन होगा तो डिसअमनोरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, और इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। यहां पर भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात सर, देन मैंने रेड बोन मेरो के बारे में बोला, रेड बोन मेरो में सर आरबीसी बन रही है, डब्ल्यूबीसी बन रही है, प्लेटलेट्स बन रही है, और तीनों पर मित्रों एक्शन होगा तो याद रखना एप्लास्टिक एनीमिया होगा। और यहां से संबंधित क्वेश्चन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, पूरा एप्लास्टिक एनीमिया ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उनकी प्रायोरिटियां भी पढ़ा चुका हूं। आया भाई? कोई डाउट रहेगा कभी भी भविष्य में? कोई टेंशन नहीं। अच्छा मेरी बात सुनना, अब ये कीमो का ड्रग जो ससुरा है, सुनना ध्यान से, ये कीमोथेरेपी का जो ड्रग है, इधर देखना बेटा, ठीक है, ये कीमोथेरेपी का जो ड्रग है ससुरा, ये ब्रेन पर भी अफेक्ट कर रहा है, और ब्रेन पर स्पेशल सीटीजेड पर, कीमो रिसेप्टर ट्राइगोन जोन पर, और कीमो रिसेप्टर पर सीटीजेड पर एक्शन करेगा तो वोमिटिंग है। इसलिए कई दफा ये क्वेश्चन आ चुका है, ऋषिकेश एम्स रहा, जोधपुर एम्स रहा, दिल्ली एम्स रहा, बिफोर कीमोथेरेपी एंटी हीमैटिक्स ड्रग दी जाए,
ठीक है, और इसलिए जो ये CTZ रिसेप्टर है ये ब्लड ब्रेन बैरियर के संपर्क में नहीं है, अर्थात इसके ऊपर बी की कवरिंग नहीं है। 3 चीज ऐसी हैं जिनकी ब्लड बैरियर की कवरिंग नहीं है। जब बंटवारा हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बीबी के नहीं अंडर में नहीं रहेंगे, हमें तो खुलापन चाहिए, और इनको स्वतंत्रता चाहिए थी, तो मिल गई स्वतंत्रता। क्या CTZ रिसेप्टर को उठाकर की मैं केमिकल के कितने भी ड्रग थे उठाकर अटैक कर दिया, और अब बोलो उल्टी करो रोजाना। ठीक है, और यही तुम्हें आजादी चाहिए थी, नहीं तो ब्लड बैरियर के कवर में रहते तो कीमो का बाप भी पेनिट्रेशन नहीं करता, इसलिए हो गया। ठीक है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप को नेता समझ रही है, इसकी वजह से हर इंफेक्शन ब्रेन में सबसे पहले पिट्यूटरी पर रिएक्शन करता। बोलो समझ ले नेता। इसे पिट्यूटरी देख लीजिए, ठीक है, कुछ ये देख लीजिए, तस्वीर तो यही कह रही है, और बाकी कुछ आप जाने कुछ मैं जाना, लेकिन तस्वीर यही कह रही है। ये देखिए CTZ रिसेप्टर, ठीक है, जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है, एक्शन कर रही है, CTZ स्टिमुलेट हो रहा है, स्टिमुलेट होकर वोमिटिंग का सेंसेशन दे रहा है। इसलिए ये कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमो है। ठीक है, स्पेशल का स्पेशल आएगा, स्पेशल एक्शन भी आएंगे। ये मैंने नॉर्मल एक्शन और नॉर्मल साइड इफेक्ट आपको पढ़ाया। पहले नॉर्मल बातें लिख दो, फिर एक एक को पकड़कर खींचेंगे। आया? ठीक है, हेडिंग डालिए आराम से। यस, हेडिंग डालना बेटा, फास्ट सेल डिवीजन। कीमोथेरेपी एक्शन, नीचे लिखना कीमोथेरेपी का एक्शन। यस, कीमोथेरेपी एक्शन, बिल्कुल, वो तो वो था ना बेटा, क्लासिफिकेशन था ना, ये एक्शन आएगा। ठीक है, बस कीमो, इसलिए मैंने किसी पर्टिकुलर ड्रग का नाम नहीं लिखा, मैंने कीमोथेरेपी का एक्शन लिखा। ठीक है, और यहीं से साइड इफेक्ट भी निकल कर आएंगे, है ना, यस या नो? तो नीचे लिखो, फास्ट सेल डिवाइडेड सेल कौन? फास्ट डिवाइडेड सेल लिखना बेटा, फास्ट डिवाइडेड सेल। तो ऐसे लिखना 4 टाइप से, ऐसे रेड बोन मेरो, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखना, ताकि नीचे की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, हमारे गैमेट्स, ठीक है, और हमारे हेयर फॉलिकल्स, और देन बेटा रानी जबरदस्त हमारे GI एपिथेलियम, बहुत बढ़िया एपिथेलियम। ये फास्ट डिवाइडेड सेल है। चलो बेटा, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ना लगातार। और यहां पर लिखना है कि जो फास्ट डिवाइडेड सेल है, एक एक के बाद लिखना है। ठीक है, सबसे पहले रेड बोन मेरो के नीचे, इसलिए कीमोथेरेपी का यहां एक्शन होता है, तो याद रखना ये एप्लास्टिक एनीमिया कोच करती है, प्लास्टिक एनीमिया, और वहां पर सिंबल आता है पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया, और यहां पर लिखना एनीमिया भी होगा, लाइक इस एग्जांपल, देन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगा, एंड न्यूट्रोपिनिया भी होगा। पीनिया भी होगा। इसलिए हम पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं कीमो की, तो नर्स की अहम जिम्मेदारी हो जाती है मॉनिटरिंग द इंफेक्शन एंड ब्लीडिंग प्रिकॉशन। समझ में बेखूब आ गया होगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, देखो एनीमिया है बेटा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, देन न्यूट्रोपिनिया है, और नीचे नर्सिंग की प्रायोरिटी देखिए मॉनिटरिंग द इंफेक्शन, और देन साथ में बेटा ब्लीडिंग प्रिकॉशन। ठीक है, यहां नीचे आप नीचे लिखते जाइए, मैं ऊपर लिख रहा हूं नर्सिंग प्रायोरिटी, और नर्सिंग प्रायोरिटी में सीधा सीधा लिखना है बेटा जी मॉनिटरिंग द इंफेक्शन बेटा, और देन बेटा ब्लीडिंग प्रिकॉशन।
कोई कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं, मैंने एकदम बंडा फोड़ कर दिया उसको अच्छी तरीके से, और उस दिन मैंने एप्लास्टिक एनीमिया में जबरदस्त समझा चुका हूं। आ गया बेटा? ठीक है, पूरा एक्शन मैंने अपने आप लिखा दिया है। आगे बढ़ो, चलो बेटा, ठीक है, इसको क्लीन कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा आगे चलिए, गैमेट्स पर। गैमेट्स, गैमेट्स पर लिखिए बेटा जी। गैमेट्स पर एक्शन होगा तो नीचे लिखिए इनफर्टिलिटी हो जाएगी, इनफर्टिलिटी। इसका मतलब ये पर्सन कोई काम का नहीं है, अब चाहे इसको गंगा में बहा के आ जाओ, वो पर्सन आर कैन नोट रिप्रोडक्शन, ठीक है, लाइफ टाइम कोई काम का नहीं अब, ठीक है, इनफर्टिलिटी में ये हो जाएगा, ठीक है, इनफर्टिलिटी और देन स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी सॉरी लाइफ लॉन्ग है, और ये है शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। और अभी एक जीएमसी चंडीगढ़ में भी एक क्वेश्चन था, जो मम्स है, मम्स अटैक कहां करता है? आपके टेस्टिस पर, और उसकी वजह से करता है स्टेरिलिटी, इसलिए मम्स का कॉम्प्लिकेशन आता है स्टेरिलिटी, ठीक है। बट कीमो का क्या है? इनफर्टिलिटी, ठीक है, इसलिए उसको साइको सोशल सपोर्ट दिया जाना चाहिए नर्सिंग प्रायोरिटी में, इनफर्टिलिटी में, कि सही हो जाएगा, टेंशन नहीं करना। इसलिए साइको सोशल साइड इफेक्ट क्या आ सकता है कीमो का? इनफर्टिलिटी, उसको डर लगेगा एनी टाइम कि बोलो मैं तो कोई काम का ही नहीं हूं, यस या नो मित्रों? ठीक है, तो इनफर्टिलिटी वाला का तो फिर भी काम का है, बट स्टेरिलिटी का कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसको 4 आदमी मिलकर और गंगा में बहा के आ जाओ, ये कोई काम का नहीं, बिल्कुल। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? ठीक है, यस या नो? यस। आगे बढ़ो मित्रों, नहीं लिखा? चलो आगे लिखो, क्या था आगे? हेयर फॉलिकल्स, यस, हेयर फॉलिकल्स, और यहां पर लिख देना, यहां पर एक्शन होगा तो एलोपेशिया, ठीक है, आदमी गंजा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह पर लिखना, गंजा होगा तेरा बाप, लिख दो भाई। जहां चीज हंसने वाली है उसमें हंसो नहीं का खूब दबाकर, जहां चीज समझने वाली है वहां दबाकर समझो। आया? ठीक है, इसलिए बेटा इसकी ड्रग चॉइस होगी मिनोक्सिडिल, नीचे लिख देना, एलोपेशिया में डीओसी देते हैं मिनोक्सिडिल, गंजापन से पहले और गंजापन के बाद, एक नंबर। ऐसे ही याद होगा ये, एकदम पूरा सराउंडिंग एनवायरनमेंट तैयार करके एग्जांपल से पूरा एकदम परफेक्ट हो जाओगे ना, फिर भूलोगे नहीं जीवन में। ये लो, आया? ठीक है, और लास्ट वन क्या था? जीआई एपिथेलियम, नीचे लिखो जीआई एपिथेलियम में, जीआई एपिथेलियम, इसलिए याद रखना मित्रों, जीआई एपिथेलियम को भी अफेक्ट करेगा, उसकी वजह से नीचे लिखना जीआई इरिटेशन होगा, जीआई इरिटेशन होगा, यस। नोचो वोमिटिंग अभी मत लिखना, सिर्फ जीआईटी इरिटेशन लिखना बस। बोलो मेरे भाई, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ, यहां पर आ गया? ठीक है, लिखना मत, अब आगे बढ़ो, ठीक है, नीचे लिखना कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी ड्रग, नोट लगा लगा के लिखते जाना, स्टिमुलेट सीटीजेड रिसेप्टर, और सीटीजेड में लिखना वोमिटिंग सेंटर, ये वोमिटिंग सेंटर है, ठीक है, और ये वोमिटिंग सेंटर मेंडुला ओब्लंगेटा में है, यस, मेंडुला ओब्लंगेटा में है गुड़िया। क्या कीमो रिसेप्टर ड्रग सीटीजेड को छेड़ेंगी? सीटीजेड कौन है? उसका वोमिटिंग सेंटर कहां है? मेंडुला ओब्लंगेटा में। इसलिए नीचे लिखना, जैसे सीटीजेड को छेड़ेंगी तो नीचे लिखना कोच द वोमिटिंग, इसलिए ऋषिकेश एम 2019 और 2020 एग्जाम्पल नोटसेट में भी है, बिफोर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से पहले प्रोवाइड द एंटीमैटिक्स ड्रग, डाउनर मारिएगा ध्यान से, इसके जस्ट नीचे बिफोर कीमोथेरेपी, जी, बिफोर
कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से पहले, बिफोर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से बेटा पहले प्रोवाइड द एंटीहीमेटिक, एंटीहीमेटिक्स दिया जाना चाहिए। और नीचे लिखिए डाउन एरो मार्क के, सूटेबल टाइम क्या है सर उसका, बहुत बढ़िया, 15 से आधा घंटे से पहले, 15 मिनट से लेकर आधा घंटा, उससे पहले दिया जाना चाहिए एंटीहीमेटिक्स, कीमो शुरू करने से पहले। ठीक है, और स्पेशल कौन सी ड्रग देते हैं, ओंड्रास्ट्रोम, एंटीमेटिक्स में भी। ठीक है, और यहां पर लिख दीजिए मित्रों ओंड्रा, स्टेरो, ये हम देते हैं कीमो से पहले, गलती 1% नहीं। ओके, बोलो कोई भी डाउट है तो बताओ। क्लियर, ठीक है, क्लियर कर दूं, उड़ा दूं इसको। अब मेरी बात सुनना, बंद करो एक बार। सर इसने क्या सोचा, सुनना ध्यान से, देखना बड़ा मजा आएगा। सर ये माउथ है, अरे सॉरी माउथ है, ठीक है, इधर देखना हल्का सा, अरे रुक जा भाई, ठीक है, ये अपना पूरा जीआईटी है, ठीक है, और ये स्टोमक, ठीक है, और सुनना भाई, और ये तुम्हारी पूरी कवरिंग है म्यूकस की, ठीक है, और भाई मेरे भाई ये तुम्हारा माउथ है पेशेंट का, खोल दो बड़ा, आया, ठीक है, ओके। अब भाई माउथ ने क्या, यहां पर ओरल कैविटी ने क्या, नॉर्मल फ्लोरा बैठा रखा है, ये भी एसिडोफिलस, माउथ का नॉर्मल फ्लोरा है मित्रों एसिडोफिलस, याद रखना बिल्कुल, ये माउथ का जैसे इकोलाई कोलन का था। अब जैसी कीमो की ड्रग आई, इसने सोचा पहले तो इसी का ही नाश करो साला, कीमो को देखकर ये भी डर रहा है, और ये वैसे छुप रहा है मित्रों जैसे बिल्ली है, वो चूहा चूहा देखकर बिल्ली से डर रहा है। अबे देखिए ये तो तगड़ा आ गया भाई, ये तो तगड़ा एक्शन करेगा, और जैसे ही तगड़ा एक्शन करेगा तो भाई सबसे पहले इसी पर ही करेगा, और जैसे इसी पर करेगा मित्रों तो ये नॉर्मल फ्लोरा था, माउथ की पीएच को भी मेंटेन कर रहा था, और माउथ का लोकल इम्यूनिटी का भी काम कर रहा था, और जैसे ही कीमो एक्शन करेगी तो भैया इसको मारेगी, और जैसे ये मरेगा तो स्टार्ट हो जाएगा माउथ इन्फेक्शन, इसलिए गम्स ब्लीडिंग, इसलिए जेंजिवाइटिस, इसलिए अर्ली सिम्टम या कॉमन सिम्टम ओके वो जेंजिवाइटिस या गम्स ब्लीडिंग। मित्रों आपको बता दिया, एक नंबर का कंसेप्ट दिया, आया, ठीक है, मेरे पेट में दर्द कुछ और हो रहा है, ठीक है, और कंसेप्ट देना चाह रहा हूं ईमानदारी से, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल देखकर, ठीक है, हाँ मेरे कुछ और पेट में दर्द हुआ, तो अब सुनना, ये सैन इधर देखना मित्र, भगवान की कसम, आधी रात में खबर आई कि यार वो तो मर गया। अब ये अटैक वाला मामला नहीं है, अब आधी रात में क्या कर रहा था वो तुम्हें भी पता है, हंस लो एक बार भरपूर ईमानदारी से, ठीक है, भरपूर से हंस लो, तो खबर आई मर गया। अब अटैक वाला मित्रों रात को ही मरता है, सुनना कभी भी, या तो रात को मरेगा या सुबह 4 बजे के आसपास मरेगा। आप उसको पूछो कि वो रात को कर क्या रहा था जो मर गया। इसलिए मैं कहता हूं बिफोर एक्सरसाइज क्या गड़बड़ हो गया पूरा बात को हटाना पड़ेगा रिकॉर्ड से, ये गड़बड़ हो गया पूरा इधर आके हंसता हूं मैं भी ये गड़बड़ हो गया पूरा अपना नहीं मजाक नहीं, कंसेप्ट तो मैं शानदार दे रहा था, लेकिन मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, बोल कुछ और दिया, कंसेप्ट एक नंबर था ईमानदारी से, मजाक ठीक है। हाँ तो ये रात को ही क्यों मर रहा है साला, ये गड़बड़ है, देख लेना आप कभी भी उठा के देना, अटैक वाला आप देख लेना 90% अटैक वाला रासू गौर करना कभी भी, पूरे आधे पर
उनका एक बार मतलब देखना तुम लोग, अटैक वाला आदमी मजाक नहीं, लगभग जो मरेगा वो रात को मरेगा। खबर आती है कि अरे सुबह तो शाम को तो रोटी खा के आराम से सोया था, साला ऐसा रात को क्या क्या मर गया, तो गड़बड़ हो गया पूरा। अभी उसको एमआई अटैक में बताऊंगा, जब मजाक नहीं, वो भी कंसेप्ट अपने आप में हाइपोक्सिया की वजह से, वो भी कंसेप्ट अपने आप में, लेकिन इस पर आओ तो इसकी खबर आई भाई वो तो मर गया। अब मर गया तो भाई आदमी जो है उसका पहचान करेंगे तो पता चलेगा यार वो तो कैंसर का था, कई दिनों से कीमो चल रही थी उसके बिचावड़े की, और इसकी वजह से वो मर गया आदमी। तो अच्छा एक वजह उसकी सामने आएगी कि यार रात को इसकी गांठ फूट गई थी। अरे तुम, ये गलत नहीं है, ये तो ठीक था। नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम्हें ऐसी हंसी आ गई। नहीं 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 नहीं, ये सही है, ये तुम्हें अपने तुम उसको, नहीं नहीं नहीं, ये सही है ईमानदारी से, वो गलत हो सकता था, ये सही है। नहीं भगवान की सुन, ये सही है यार, ये तो तुमने मतलब चलो तुम हंसी लीजिए एक बार क्योंकि अब ये कंसेप्ट काम से खराब जाएगा। अभी तुम हंसी लीजिए, चलो ये काम कर लीजिए यहां से। हाँ। अरे हंस क्यों रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ बाप रे बाप, तगड़ा था भाई। नहीं ये तो सही था यार, ये तो तुम लोगों ने इसको बनाया, फालतू बनाया, ये ठीक था, ये डायलॉग ठीक था, ये तुम लोगों ने पता नहीं इसको कैसे कैसे देगा इस तू भी हंस रही है फोन पर बात करने वाली, तू क्यों हंस रही है, तू तो बात कर, तेरे लिए तो ब्रेक आया है हंसना। अरे बाप रे, बड़े कमाल के आदमी हो यार तुम तो पॉजिटिव बात पर भी हंसते हो। हाँ पहले वाली जरूर थोड़ा सा लगा मुझे कि मैं गलत बोल दिया मैंने, इसलिए मैंने रुक भी गया था, बट तुम तो सही बात पर भी हंसते हो। तो क्यों ऐसा मोनिका, बता बताओ क्यों हंसे रे भाई, बताओ, तुम ही हंसे थे सबसे पहले, उसके बाद मोनिका जी, बताओ तो, बताओ क्यों हंसे, ईमानदारी से बताओ। देखो मैडम तो अभी भी नहीं हंस रही, मैडम हंसती नहीं, हंसना ही बंद हो गया मैडम का। चलो आगे बढ़ो, अब ये कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा, ये बाद में बताएंगे अभी। ये तुम हंसते हो यार। लेकिन चलो कोई नहीं, लंग्स का म्यूकस एकदम साफ हो गया आज का तो काम हो गया। तो नीचे लिखो अपना, पहले लिखो साइड इफेक्ट में वोमिटिंग तक लिख लिया था क्या, ठीक है, वोमिटिंग तक लिख लिया था, माउथ पर लिखो यहाँ पर, कीमोथेरेपी है वो माउथ पर भी एक्शन करेगी बेटा, बहुत बढ़िया। और माउथ में कहा बेटा, नॉर्मल फ्लोरा, माउथ के नॉर्मल फ्लोरा। अरे बोलो भाई, रुको रे जरा, अब क्या हंस रहे हो यार, किसी चीज का लिमिट होता है, प्लाज्मा हाफ टाइम किसी ड्रग का होता है, हंसने का भी टाइम होता है। तुमने तो भी रिकॉर्ड ही तोड़ दिया होगी हंसने में मेरे भाई, ज्यादा हंसोगे तो यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाएगा, याद रखना एब्डोमिनल मसल काम करती है, फिर बाद में छुट्टी ले लेके जाओगे, बोले सर मैं जा रहा हूं बाहर। ज्यादा हंसने से एब्डोमिनल मसल काम करती है, उससे यूरिन आउटपुट भी बढ़ता है। देखो हंसो, बाबा रामदेव तभी कह रहे हैं, बाबा रामदेव खींचो खींचो खींचो, खींचने के बाद देखना बाथरूम में जाके आते हैं। मजाक में देख लेना भाई, तुम ये चीजों पर गौर नहीं करते, मैं सब चीजों पर गौर करता हूँ, और तुम पता नहीं क्यों नहीं करते। इसलिए देखना, जब देखना स्कूल ट्रेन में चल रहे होते हैं अपन, और बात वो ट्रेन में तो नहीं, ट्रेन में तो सुविधा है, बस में, और बाथरूम लग रही होती है अपने को, तो हंसते नहीं है, कोई भी अपने को बोलता है तो चुप रहते एकदम, चाहे कितनी हंसी आ रही हो। और देखना ज्यादा हंसता है तो तेज वॉशरूम आता है, देख लेना भाई। और कई गाड़ी अपने जो चंडीगढ़ जा रही हो, और कई बस वाले अच्छे हैं जो 4 घंटे के बाद में रोकते ही नहीं है, कई कहते हैं ना ब्रेक करेंगे आगे, और ब्रेक करते ही नहीं है, तो सब बस में बैठे हुए आदमी की हालत खराब हो जाती है। मैंने देखा हुआ, कसम देखा हुआ तुमने भी। देखा, अभी ईमानदारी से बताओ, तुम चंडीगढ़ जाके आए, बस वाला रुकता नहीं ना। तो हालत आदमी की देखने लायक होती है, वो हालत भी, ठीक है, ऐसे करता, मुंह फाड़ता है। अब पूरा एक्शन करके नहीं बताऊंगा, नीचे लिखो नॉर्मल फ्लोरा में डाउन एरो मारना बेटा, जो माउथ पर एक्शन होगा बेटा, और माउथ का जो नॉर्मल फ्लोरा है वो क्या होगा बेटा, मारा जाएगा, ठीक है, डैमेज हो जाएगा, है ना बेटा जी। और डैमेज होने की वजह से बेटा याद रखना क्या कोच करेगा, माउथ इंफेक्शन, ठीक है, जिसमें जेंजियोवाइटिस और गम्स ब्लीडिंग देखने को मिलेगी।
ठीक है बेटा, यस डैमेज करेगा बेटा, और उसमें क्या होगा बेटा जी, है क्या, हाँ यस, बहुत बढ़िया, उसमें माउथ इन्फेक्शन होगा, और माउथ इन्फेक्शन में भी क्या बेटा जी, जेंजोवाइटिस और अपना माउथ ब्लीडिंग, ओ सॉरी गम्स ब्लीडिंग, ये कीमो में होगा। आज कुछ मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, बोलना क्या चाह रहा हूं निकल क्या रहा है, ये साइड इफेक्ट आते हैं, कई बार दिमाग काम भी नहीं करता ना। बहुत बढ़िया, आओ मित्रों भाई, आया, अब देखो उस एग्जांपल दोबारा हो, यहां पर लिखेंगे उसका, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखो ये सेल है बेटा जी, ठीक है, हमने क्या दिया, कीमो दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखना मैंने एक चीज लिखाई होगी, डैमेजिंग माइक्रोट्यूबुल्स डैमेजिंग ड्रग लिखा है ना वहां पर। अब सुनना, ये ड्रग क्या करेगी, पूरी सेल को ही उड़ा देगी। अब सुनना ध्यान से, अब जब उड़ा देगा ससुरा, तो इधर देखना, ये अब उड़ाने वाली चीज कहां पर आएगी, ब्लड में आएगी मेरे भाई। अब सेल के अंदर देखो पोटेशियम था, सेल के अंदर देखो यूरिक एसिड था, सेल के अंदर देखो फॉस्फेट था, और मजाक नहीं ईमानदारी से, इसका कई बार क्वेश्चन आता है, जिसको मैं कह रहा था उसको एग्जाम की भाषा में बोलते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ठीक है, कि ट्यूमर का ब्रेकडाउन हो गया उसका, कई बार खबर आती है। उसके पीछे क्या रहा है, सुनना ध्यान से, देखो बेटा पोटेशियम बाहर निकल जाएगा तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, यस गजब, एक नंबर की बात है, ठीक है। यूरिक एसिड बाहर आएगा तो हाइपर यूरेसीमिया हो जाएगा, याद रखना हाइपर यूरेसीमिया हो जाएगा, ठीक है, यस। फॉस्फेट बाहर आएगा तो हाइपर फॉस्फेरमिया हो जाएगा, याद रखना हाइपर फॉस्फेरमिया हो जाएगा, याद रखना, कभी गलती मत करना, ठीक है। और ये सारा का सारा नंबर बढ़ गया ब्लड में, देखो मजा आएगा, इधर देखो ध्यान से, क्यों बेटा, कीमोथेरेपी के ड्रग ने क्या कर दिया, ट्यूमर की सेल को ब्रेक डाउन कर दिया, और उसकी वजह से उसको ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम बोला। इसका एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम का फीचर नहीं है, एक्सेप्ट, तो ये तीन चीजों के अलावा जो चौथा ऑप्शन मिले वही नहीं है। अच्छा वो मरा क्यों, उसके पीछे की वजह बताता हूं, नहीं मजाक नहीं, ठीक है। अच्छा देखो पोटेशियम, यहां पर देखो पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही है, और ये देखो ये कार्डिक है, और कार्डिक की मायोकार्डियम है, ठीक है, बीच वाली, ठीक है। जैसे पोटेशियम के नंबर बढ़ गए तो बेटा पोटेशियम आर रेस्पॉन्सिबल द मायोकार्डियम रिलैक्सेशन, इसलिए देन डिक्रीज कार्डिक आउटपुट एंड डिक्रीज सप्लाई एंड डिक्रीज परफ्यूजन, एंड दिस इज द सिस्टमैटिक फेलियर, डेथ हो गया। इसलिए देखना बड़े बड़े लोग हैं जिनके माँ बाप की सेवा नहीं होती, और कहने में तो कहते ही बिजनेस कर रहे हैं, और माँ बाप को कहीं हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आ जाते हैं, 20-30 दिन होता है तो भागा नहीं जाता उन लोगों से, ठीक है। तो डॉक्टर से सौदा करके कर दो इनका, ठीक है। और वो डॉक्टर, ईमानदारी की बात है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, अभी नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल देखना यही करते, क्या करेंगे, सीधी सी बात है। आपने एक मूवी देखी होगी उसकी, अजय देवगन की, क्या नाम उसका, शायद गब्बर वाला, गब्बर थी ना, गब्बर थी ना, उसमें दिखाता है देखना पूरा हॉस्पिटल का, नहीं नहीं गब्बर नहीं, गब्बर इज, और वो कौन सा था, अक्षय कुमार की तो थी, गब्बर इज बैक, वेरी गुड। तो उसमें देखना पूरा दिखा कर गब्बर आ जाएगा, और उसमें पूरा देखना सीन, तुम तो मूवी देखने के लिए जाते हो क्या, तो तुम देखते हो उसमें, मैं तो देखने भी नहीं जाता, फिर भी मेरे को सब कुछ याद रहता है, मोबाइल में देख लेता हूं मैं तो, तुम तो सिनेमा में जाते हो कुछ याद नहीं करके आते, ठीक है। तो याद रखना, इसलिए जो अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, अब क्या करेगा, केसीएल का इंफ्यूजन लेगा डॉक्टर, सीधा चढ़ा देगा, धीरे धीरे 15-20-25 मिनट में काम। इसलिए किसी को मारने के लिए जहर देने की आवश्यकता नहीं, केसीएल भी मत दो, 1 दर्जन केला खिला दो साले को, इसलिए ज्यादा केले खाने में नुकसान हो जाते हैं, मजाक नहीं। इसलिए केले कब खाने चाहिए, भाग दौड़कर फिर केले खाने चाहिए, ताकि भाग दौड़ के आया ना तो कि जो रिदम अब नॉर्मल हुआ है उसको रिलैक्स करना है और एनर्जी भी देना है। ऐसा नहीं बिना कुछ कर ही रहा है और केले खा रहा है बैठा बैठा, परमानेंट केला हो जाएगा और क्या, जमीन में उग जाएगा, मजाक नहीं ईमानदारी से, ठीक है, उग जाएगा जमीन पर जाके, तो गलती मत करना, बाद में गड़बड़ हो जाएगा पूरा। इसलिए ये ध्यान रखना जीवन में भी आया। इसलिए पोटेशियम बॉडी के लिए कम भी खतरनाक है बेटा, इसलिए देखना पोटेशियम अबनॉर्मल रिदम करता है। इसलिए एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पेशेंट या हाइपरकैलेमिया में, तो नर्स को इमीडिएटली मॉनिटरिंग क्या करनी है, कार्डिक मॉनिटरिंग करेगी, क्यों, क्योंकि ड्यू टू हाइपरकैलेमिया की वजह से, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा वहां
कि यार ये पूछना क्या चाह रहा है, कार्डिक डिसीज का क्या संबंध है, संबंध तो एलोपेशिया से था, संबंध तो एनीमिया से था, संबंध तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से, गड़बड़ हो जाएगा बेटा पूरा। आया? ठीक है, अब मेरी बात सुनना, इसका जो यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है, इसलिए कीमो की जो ड्रग है ससुरा यूरिक एसिड को बढ़ा देंगी, तो ये याद रखना ये गाउट कर देगी, इसलिए वो गाउट कोच करती है, और उसको गाउट को रोकने के लिए प्यूरिन इनहिबिटर देते हैं, और प्यूरिन इनहिबिटर देते यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। इसलिए कीमोथेरेपी की ड्रग ट्यूमरलाइसिस तो करेगी, उसके साथ साथ गाउट कर देगी, और उसके साथ साथ किडनी फेलियर कर देगी। इसलिए कीमोथेरेपी के ड्रग के देने के बाद में क्या असेसमेंट किया जाए, आरएफटी भी किया जाए। बहुत बढ़िया, आया? ठीक है, जैसे एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इधर देखो, तुम लगातार निरंतर देखो, इधर देखो, मजाक नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अपना माइटोसिस का हो गया था, ये अपना वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी आ गया, माइटोसिस हो गया, ठीक है, रेड बोन मेरो, गैमेट्स वाले हो गए, जीआई एपिथेलियम, एलोपेशिया हो गया, और ये देखो ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, जैसे ही ये सेल फटेगी फटेगी तो ये चीजें बाहर से निकल, देखो ये देखो, कीमोथेरेपी की ड्रग दिया, और ड्रग देते एक्शन हुआ, एक्शन देते बाहर निकल गई। ठीक है, बाहर क्या निकले, पोटेशियम आ गया, बाहर क्या निकला, फोस्फोरस, बाहर क्या निकला, यूरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो क्वेश्चन ये आएगा, निम्नलिखित में से ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम का फीचर नहीं है, पहले तो इस पर फोकस करो, तो ये 3 के अलावा चौथा नहीं है। और देख लीजिए, ये यूरिक एसिड की मात्रा खतरनाक बढ़ेगी आगे, तो देखना बेटा, जैसे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी किडनी इंजरी कर देगा, पोटेशियम बढ़ेगा, अरिथमिया कर देगा, कार्डिक डिसऑर्डर, देखो बताया भी इसने पूरा एकदम। और फोस्फेट बढ़ रहा है, और लो फ्री कैल्शियम, कैल्शियम में मत, फोस्फेट बढ़ेगा तो आपको पता है कैल्शियम फ्री होता जाएगा, क्योंकि कैल्शियम और फोस्फोरस दोनों इनवर्सली इनपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो ज्यादा से ज्यादा फोस्फोरस बढ़ेगा तो कैल्शियम फ्री होता जाएगा, और ये सीजर कर देगा। इसलिए घुमा के एक क्वेश्चन नया भी कंसेप्ट आ सकता है कि आफ्टर द कीमोथेरेपी ड्रग ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम हुआ है उसको, और सीजर पेशेंट को हो रहा है, तो पेशेंट की सीजर की वजह क्या, फोस्फेट। बहुत बढ़िया, याद रखना। इसलिए नर्स की मॉनिटरिंग भी पूछा जा सकता है, तो मॉनिटरिंग किसको करें, सीजर को मॉनिटरिंग करें, हाइपरफोस्मिया की कंडीशन, जैसे पोटेशियम की कंडीशन में मॉनिटरिंग द कार्डिक। बहुत बढ़िया, यूरिक एसिड में गाउट और देन किडनी, इसलिए यहां आरएफटी और यहां प्रोसीजर। आया? ठीक है, देखो डिवाइडेड कर दोगे तो फिर कोई टेंशन नहीं आनी जीवन में, बस आपको डिवाइडेड करके चलना, बाकी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, खूब हंसो, लेकिन कंसेप्ट की टाइम में कंसेप्ट भी खूब पढ़ो, आनंद आएगा, क्योंकि तुम्हें भी आगे करवानी ये चीज। आया? यस या ना? तो खूब हंसो, खूब पढ़ो, लास्ट में एक बात लिखो, ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम, बस फिर पूरा हो गया। ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम, अब देखना गाउट के लिए मैं बात लिखाऊंगा आगे, है ना, तो याद रखना है, पहले ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम लिखो, सेल का डायग्राम बनाइए पहले आपको, नहीं सभी के नहीं, स्पेशल, अभी यही तो मैं कह रहा हूं ना, अभी कॉमन चल रहा है बेटा, फिर स्पेशल ड्रग चलेगा, और फिर स्पेशल नाम लिखाऊंगा वहां पर, आ गया बेटा, सभी ड्रगों में। बहुत बढ़िया, इसलिए तो मैंने कॉमन पढ़ाया आगे, तो अब स्पेशल पढ़ाने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। अब स्पेशल एक एक ड्रग का नाम लेके, एक एक एक्शन लेके, और एक एक का साइड इफेक्ट उड़ा लेंगे। आया? यस। और यूजेस तुम्हें स्पेशल यूज आएगा वो लिख लेंगे, नहीं तो बाकी यूजेस नॉर्मली लिखना है अपने को। ठीक है, ओके, क्या लिखा बेटा जी, है ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम। देखो ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम के लिए डायग्राम बनाना सेल का, साइड इफेक्ट में चल रहा है ये, याद रखना। हम किस में चल रहे हैं, मैकेनिज्म पढ़ाने के बाद में साइड इफेक्ट पर आ गए। ठीक है, और अब अभी अलग अलग मैकेनिज्म एक्शन आएगा ड्रगों का, कैटेगरी के अनुसार, जैसे कल आ रहा था ना प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, वैसे अलग अलग आएगा। ठीक है, ये लास्ट हो गया एपिसोड बस। ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम में लिखना बेटा, ये क्या है, अपना सेल है ससुरा, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेल के अंदर दर्शाओ क्या क्या है, पोटाशियम, फॉस्फोरस और यूरिक एसिड, ऐसे लिखो बेटा। ठीक है, यहां से ब्लड कैपिलरीज दर्शाओ बगल में से, ठीक है, और ये जब फूटेगी ब्रेकडाउन होगा तो पोटेशियम का नंबर भी बढ़ेगा, फॉस्फोरस का नंबर भी बढ़ेगा, और यूरिक एसिड का नंबर भी बढ़ेगा। इसलिए उधर दर्शाना क्या क्या बोल रहे हैं इनको, ठीक है, यहां पर दर्शाना, इसको बोल रहे हैं बेटा हाइपर कैलेमिया, पोटेशियम का बढ़ रहा है तो हाइपर कैलेमिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, गजब, एक नंबर। फॉस्फोरस का बढ़ रहा है तो हाइपर फोस्प्रेमिया, हाइपर फोस्पर्मिया, यस। और याद रखना राजा जी, यूरिक एसिड का बढ़ रहा है तो हाइपर यूरेसीमिया, यूरेसीमिया, यस। इन तीनों के बारे में जरूर लिखना।
हाइपर यूरेसीमिया। आ गया बेटा? ठीक है, ओके। अब आगे चलना। कंडीशन हाइपर कैलेमिया की है तो प्रायोरिटी एक्शन क्या है? मॉनिटरिंग द कार्डियक। बहुत बढ़िया। हाँ, तीनों के लिए करो एक एक बात, जबरदस्त। यदि कंडीशन सर हाइपर कैलेमिया की, इसलिए किसी को मारना तो जहर नहीं देना। हाइपर कैले मत मारना, मजाक कर रहा हूं मैं। नहीं, हाइपर कैलेमिया, मैं तो कंसेप्ट दे रहा हूं तुम लोगों को। हाइपर कैलेमिया जो है बेटा, तो हाइपर कैलेमिया की कंडीशन है जैसे, तो नर्स की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? नर्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए बेटा मॉनिटरिंग द कार्डियक। मॉनिटरिंग द कार्डियक। ठीक है बेटा, कभी भी गलती नहीं करना जीवन में भी। ओके, ठीक है। तो ये है हाइपर कैलेमिया। दूसरी लिखना बेटा, दूसरी एक सबसे बड़ी जो घटना हुई वो हुई यहां पर फॉस्फोरस। यदि फॉस्फोरस का लेवल बढ़ा हुआ है बेटा, तो नीचे लिखना बेटा मॉनिटरिंग करें सीजर की। बेटा फॉस्फोरस के लेवल में कोई इंबैलेंस आ रहा है, ठीक है, तो मॉनिटरिंग किसकी करनी है बेटा? सीजर की। और ड्यू टू कैल्शियम की वजह से, है ना? बहुत बढ़िया, ड्यू टू कैल्शियम की वजह से, अपने कैल्शियम की वजह से इस प्रकार की कंडीशन पैदा हो रही है। बहुत बढ़िया, नीचे चलना बेटा जी, एक नंबर की बात। लास्ट एपिसोड लिखना। यस, लास्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड में एक बात लिखना बेटा जी, यदि सर कंडीशन यूरिक एसिड की है, यूरिक एसिड ज्यादा हो रहा है, तो नीचे लिखना आरएफटी, असेस द आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट को असेस किया जाए। रीनल फंक्शन टेस्ट बेटा, इसलिए नीचे लिखना इंक्रीज यूरिक एसिड कोज द गाउट। इसलिए कीमोथेरेपी की ड्रग गाउट भी कोज कर सकती है, याद रखना। इसलिए इंक्रीज यूरिक एसिड कोज द गाउट। यदि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी मित्रों, तो क्या कोच कर देगा बेटा? गाउट। अब बंद कर दो आप, एक एपिसोड पूरा हो गया। बंद कर दो आप, कुछ नहीं करना। देखो अब समझ लीजिए, ताकि ब्रेक के बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक ड्रग आएगी। ठीक है, इधर देखो, बंद करो आप, बस बंद कर दो आप। कुछ नहीं आपने देखा, कुछ नहीं समझा। ठीक है, अब आपको एक समझना, उस टाइम में आपका लिखने का ध्यान था। वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो आज 4 फरवरी है, और 4 फरवरी को ही वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। ठीक है, इसका जो लोगो है वो इस प्रकार कैकड़े का आता है। ठीक है, यस बिल्कुल कैंसर का। ठीक है, इस प्रकार मतलब इसका सिंबल्स दर्शाते हैं। आया यस या नो? यस। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी आज सेल साइकिल की। देखो मैंने पहले ही कहा था कि कैंसर का मीनिंग क्या है। लिखो मत इधर, देखो तुम 5 मिनट में अभी पूरा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था कि सर डीएनए अबनॉर्मल होता है तो कहीं ना कहीं सेल डिवीजन अबनॉर्मल होता है, और डीएनए वो चीज है जो सेल डिवीजन को मेंटेन करता है। जैसे ही डिवीजन अबनॉर्मल होगा बेटा, तो आपका कैंसर हो जाएगा। यही कहा मैंने। सेल साइकिल के में लेकर मैंने एम फेज और इंटरफेज के बारे में सीधा कहा। एम फेज वो सेल है, वो सेल डिवीजन, सॉरी वो आपकी फेज है जो सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जिसमें माइटोसिस होता है। और मैंने कहा कि कैंसर के अंदर यदि एम फेज अबनॉर्मल होगी तो माइटोसिस अबनॉर्मल होगा। माइटोसिस अबनॉर्मल होने की जो सेल की संख्या वो पूरी तरीके से अबनॉर्मल हो जाएगी। यही बात हुई आप और मेरे बीच में। ठीक है, इसके अलावा कोई बात नहीं, नॉर्मल और बेसिक में। ठीक है, वही बात आ रही थी घुमा फिरा के, वही माइटोसिस का मैंने एग्जांपल दिया, वही मियोसिस का एग्जांपल दिया। ठीक है, उसके शानदार बात मैंने कही कि सर कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या है। उसके बाद मैंने कहा कि हेयर पर एक्शन होगा और हेयर सेल पर एक्शन होगा तो कंडीशन एलोपेशिया की होगी। रेड बोन मेरो पर एक्शन होता है तो एप्लास्टिक। एप्लास्टिक के बारे में मैंने ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। अच्छा आया? यस। गैमेट्स पर एक्शन होगा, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी पेशेंट को देखने को मिलेगी। ठीक है, और मैंने कहा जीआई एपिथेलियम पर एक्शन होगा तो जीआई इरिटेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने पहले कहा सीटीजेड रिसेप्टर पर एक्शन होगा, उसकी वजह से वोमिटिंग देखने को मिलेगी। नॉर्मल बातें पढ़ाई, कोई टेंशन नहीं इसमें, और यहां तक तुमने याद भी कर लिया। ठीक है, यस। फिर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की बात हुई आप और मेरे बीच में। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको पूरा नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ा दिया। ठीक है, कि किसको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम किसको कह रहे हैं, और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या क्या फीचर आ रहा है, और उन फीचरों में नर्सेस की प्रायोरिटी क्या क्या मानी गई है। ओके, ठीक है। उसके साथ साथ ही मैंने बताया था आपको डीएनए के कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट बताने बहुत अति आवश्यक थे। ब्रेक के बाद में इन कंपोनेंट की भी अहमियत का पता चल जाएगा। ठीक है, यस। उसके बाद में नॉर्मली ये अभी जो ईजीएफ रिसेप्टर पढ़ा रहा था बाइंडर, अभी पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, नॉर्मल 5 रिडक्टेज इनहिबिटर पढ़ाऊंगा आगे अभी, है ना? तो ये उसके बाद में क्या था, नॉर्मली ड्रग की बात की बस, और कुछ भी।
जिसमें सबसे पहले एल्केलाइन, और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट याद रखना साइक्लोफॉस्फोमाइड, बार बार याद कीजिए कौन सी ड्रग, साइक्लोफॉस्फोमाइड। ठीक है, उसके साथ साथ सबसे याद की पैलेटियम में सिस्प्लास्टिन, इसको जरूर याद रखना, सिस्प्लास्टिन, बार बार याद कीजिए सिस्प्लास्टिन। ठीक है, मैं उल्टा बोलूंगा तुम्हें सीधा बोलना है। फोलेट एंटागोनिस्ट का कोई एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है, बार बार बोलिए। ठीक है, मैथोट्रेक्स किसका एग्जांपल है? बहुत बढ़िया। ठीक है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट का कोई एक एग्जांपल मुझे दे दीजिए। 6 मर्केप्टोप्यूरिन किसका एग्जांपल है? बहुत बढ़िया। ठीक है, पिरामिडिन एंटागोनिस्ट का भी मुझे कुछ एग्जांपल दे दीजिए। बहुत बढ़िया, गजब। ठीक है, और माइक्रोट्यूबुल्स डैमेजिंग एजेंट का? ठीक है, विनक्रिस्टिन किसका एग्जांपल है, किस कैटेगरी की ड्रग है? बहुत बढ़िया। ठीक है, एंटीबायोटिक कोई 2 एंटीबायोटिक का नाम बता दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे इनको याद करना, अगला एपिसोड इन्हीं का ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने कहा टारगेट ड्रग में कुछ एक टायरोसिन का नाम बता दीजिए मुझे, एक एग्जांपल। ठीक है, ओके। और उसमें सबसे ज्यादा एक मुझे, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का तो कोई टेंशन नहीं, ये तो देखते ही। ठीक है, टेमोक्सिफेन सिट्रेट किस कैटेगरी की ड्रग है? ठीक है, जरूर याद रखना, फिर से बार बार, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूल्स की ड्रग है, कौन? टेमोक्सिफेन। ठीक है, याद कर लेना इसको। ठीक है, 5 रिडक्टेज इनहिबिटर का एग्जांपल दीजिए कोई एक। ठीक है, जीएनआरएच एनालोगस का कोई एग्जांपल दीजिए। बहुत बढ़िया, अब बंद करना। ठीक है, अब देखो, इसको भी अब